हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी6 अगेन। सो इन दिस सीरीज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग घटना चक्र का जो करंट अफेयर का मैगजीन आता है, ठीक है, उसको कवर कर रहे हैं। घटना चक्र के मैगजीन को, जो कि ऐसा कुछ दिखता है, करंट अफेयर दृष्टि। ये 2025 का पहला वर्जन है, और जिसमें अभी देखते हैं कहाँ तक है। तो हम लोगों ने इस सीरीज में नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स को, ये दो सीरीज को कवर कर लिया है। ठीक है, दोनों की वीडियो लेस देन 2 आवर्स में कंप्लीट हो गई है। सो ये एक अच्छा सोर्स होगा अपना करंट अफेयर्स को कवर करने का। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस वीडियो से जो है इनफ हो जाएगा प्रिपरेशन, बट ये वीडियो जो है हेल्प करेगा आपको बाकी जो बारीकियां हैं उसकी समझने में। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मैगजीन को पढ़ते हैं तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन दोज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर नेसेसरी और इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक 71st बीपीएससी और यूपीपीएससी प्री 2025। ठीक है, जैसे हम जानते हैं इसका डेट जो है 13 सितंबर है, और ये कब कब कंक्लूड होगा? ये 12 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो पहले जरा इसका इंडेक्स देख लेते हैं। ठीक है, इस इंडेक्स में देखिए कि ये कहाँ से जून 1 2024 से लेकर 27 जून तक कवर है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम जो है बीपीएससी का सितंबर में है, तो एटलीस्ट जुलाई, और अगर अक्टूबर में बीपीएससी का एग्जाम है तो अगस्त। ठीक है, और प्रेफरेबली सितंबर। तो ये 3 महीना का एडिशनल तो पढ़ना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 2 महीना का तो पढ़ना ही पड़ेगा, जुलाई और अगस्त का। ठीक है, तो ये कहाँ से पढ़ेंगे? इसके लिए जो हमारा अपना फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जो टी6 ओरिजिनल के नाम से है, जिसमें दो सीरीज हैं। एक तो यूपीएससी प्री है, ठीक है, जिसमें यूपीएससी लेवल के जो है करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है मंथली बेसिस पर, और एक स्टेट पीएससी का है। ठीक है, जिसमें स्टेट पीएससी लेवल के जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर्स हैं उसको कवर किया जा रहा है मंथली बेसिस पर। ठीक है, तो इस सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जून 27 तक कवरेज है। तो इसमें चैप्टर्स देखते हैं क्या है। पॉइंट टू रिमेंबर, जैसा हम जानते हैं कि इसको हम लास्ट में करने वाले हैं। नेशनल अफेयर्स को कवर कर लिया है कंप्लीटली। सो नेशनल अफेयर्स में मतलब नेशनल लेवल पे जो जो चीजें हुई हैं वो सब कवर्ड है इसमें। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में जो जितना इंटरनेशनल रिलेशन की चीजें थी सब कवर कर ली हैं डिटेल में हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक अफेयर्स का। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक अफेयर से एक और चीज बता दूं मैं, कि इसी में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, यूनियन बजट भी कवर होगा इसी वीडियो में। ठीक है, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, यूनियन बजट कब प्रेजेंट किया गया था? 1 फेब को प्रेजेंट किया गया था, 2025 को। और इकोनॉमिक सर्वे जस्ट एक दिन पहले, 31 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो ये दोनों भी कवर होंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी कवर होंगी इसी वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो में जन से जानते हैं कि इकोनॉमी को कवर करेंगे, तो इकोनॉमी जो है डिटेल में इन डेप्थ कवरेज होगी इस वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर, ज्यादा देर ना करते हुए। जैसे हम जानते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद जो है और क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है, ये अपकमिंग जो है वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, सो इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो पार्ट्स वाइज देखेंगे। पहले पहले ए पार्ट क्या है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी किसको सरपास करते हुए, इंडिया ने किसको, जापान को सरपास किया, जापान को बीट किया है, और बड़ा मार्जिन से बीट किया है। कि जापान की जो एस्टिमेटेड जीडीपी है 4.186 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, ये बिलियन में लिखा हुआ है, तो वो 1000 बिलियन का मतलब 1 ट्रिलियन होता है। तो 4.186, और इंडिया की 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स की है। ठीक है, बड़ा मार्जिन से बीट हुआ है। और इसका रीजन ये नहीं है कि इंडिया तो ग्रो हुआ है, ऑब्वियसली इंडिया ग्रो हुआ है, लेकिन जापान की जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल हुई है। अच्छा, जापान का जो इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर देखेंगे तो ये इन्होंने 1995 के अराउंड ही इनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की थी। ठीक है, मतलब 1995 के अराउंड इनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की थी, जिसका सपना हम लोग कब देख रहे हैं, 2028 तक बनने का सपना देख रहे हैं। तो एक सिर्फ 12 करोड़ की आबादी का एक मुल्क, ठीक है, उसकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर, उस समय हमारी इकोनॉमी तो मुश्किल से मुश्किल 200 से 250 बिलियन डॉलर की रही होगी। ठीक है, और ठीक है, उस समय जो है इन्होंने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अचीव कर ली थी। उसके बाद से जिनके पास रिसेशन ऐसा आया कि रिसेशन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। ठीक है, तो उसी वजह से जो है अब ये डाउनफॉल में चल रहे हैं इनका। तो एक ही हाईलाइट देख लेते हैं कि इंडिया ने जो है वो सरपास कर दिया जापान को। ठीक है, और लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी भी यूएस है। ठीक है, और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे जो है चाइना ऑब्वियसली। ठीक है, थर्ड पे जर्मनी आ गया है। ठीक, और फोर्थ पे अब इंडिया आ गया है। तो जर्मनी भी ज्यादा आगे नहीं है, जर्मनी भी अराउंड 4.6 या 4.7 ट्रिलियन डॉलर है, उसको भी बहुत जल्दी सरपास कर देंगे। ठीक है, और इंडिया जो है वो 6% का एनुअल ग्रोथ रेट तो रहने ही वाला है इसका। ठीक है, एक ये है। और 5.58 ट्रिलियन डॉलर 2028 तक बन जाएगा। ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है,
फिर बस इसमें यही चीज है। और साथ में ये है, कंट्री का जो इकोनॉमी है वो 6.2% 2025 में और 6.3% 2026 में जो है ग्रो होने वाला है। ठीक, एक ये चीज याद रखनी है। फिर वर्ल्ड से कंपैरिजन किया गया। वर्ल्ड से कंपैरिजन का मतलब क्या है कि 2.8% का ग्रोथ रेट वर्ल्ड वर्ल्ड में रहेगा। ओवरऑल 2.8% का ग्रोथ रेट 2025 में और 3% का ग्रोथ रेट रहेगा 2026 में। ठीक है। तो ये सारी इंडिया के ऊपर जितनी इकोनॉमी है वो यूएस, चाइना और जर्मनी, ठीक है, इन तीनों का दिया हुआ है। जो जर्मनी जो 4.74 ट्रिलियन डॉलर है, इसको तो आई थिंक 2026 के अराउंड ही हम लोग इसको पीछे छोड़ देंगे। ठीक है। बट व्हाट वी नीड टू डू इज, ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, इस पे काम करने की जरूरत है। इंडिया को पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे है। देखिए यूएस जो है वो $30 ट्रिलियन पे तो है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कितना है? $89,000। ठीक है। और इंडिया कितना है? 2.88, करीब 3,000 डॉलर जो है प्रति व्यक्ति आया है भारत में। ठीक है। फिर फिर इंडिया का जो है एफडीआई इनफ्लो की बात की गई है 2024-25 में, कितना कितना आया है इंडिया में। यहाँ पे देखिए, इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो जो है सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा जो है वो, सबसे बड़ा जो एफडीआई आता है, कितना आता है? 19% जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर में आया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ठीक है। और उसके बाद हार्डवेयर में 16% और ट्रेडिंग में 8%। ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर एफडीआई जो है सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हुआ है। ठीक है। इसको याद ना रखें तो भी ठीक चलेगा, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन सा स्टेट जो है सबसे हाईएस्ट एफडीआई रिसीव करने वाला है। महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा, 39% सिर्फ महाराष्ट्र में जाता है। फिर सेकंड पे कर्नाटका और थर्ड पे दिल्ली। ठीक है। कर्नाटका में क्यों जाता है? कर्नाटका ऑब्वियसली जो है बैंगलोर, जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं। ठीक है, ये है। एक तो ये चीज याद रखनी है। फिर किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई आता है? ठीक है। ये जान के हैरानी होगी कि इसमें यूएस या ये यूरोपियन यूनियन कोई नहीं है, सिंगापुर है। ठीक है। 30% एफडीआई सिंगापुर से आता है, और मॉरिशियस से आता है 17%, और यूएस से 11%। तो ये टॉप 3 के एफडीआई प्रोवाइडर हैं इंडिया में। और सिंगापुर और मॉरिशस से क्यों आता है इतना? एक एग्रीमेंट होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है। तो ये इंडिया ने बहुत सारे देशों के साथ साइन किया हुआ है। ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर कोई कंपनी जो है दो देशों में स्थित है, ठीक है, और एक देश में अगर वो टैक्स पे कर रही है तो दूसरे देश में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब डबल टैक्स को जो है अवॉइड करने का ये एग्रीमेंट था। ठीक है। तो इंडिया ने छोटे मोटे देशों के साथ साइन के लिए, जैसे सिंगापुर, मॉरिशस, यहाँ का क्या है, यहाँ पे जो टैक्स बहुत कम है। तो कोई भी कंपनी जो क्या करती है, यहाँ पे अपना बेस बना लेती है और इसके थ्रू जो है वो एफडीआई फिर लेके आती है इंडिया में, ताकि इंडिया में जो हाई टैक्सेस है उसको ना पे करना पड़े, और सिंगापुर मॉरिशस में जो लो टैक्सेशन है उससे जो है इनको फायदा हो जाए। ठीक है। तो दैट्स वाई सिंगापुर और मॉरिशस जो है वो लार्जेस्ट एफडीआई प्रोवाइडर है इंडिया में। तो एक दो चीजें, दो फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है $1 ट्रिलियन का कुमुलेटिव एफडीआई जो है हो चुका है वो अभी तक का, जो है 2000 लास्ट सन 2000 के बाद से। ठीक है। एक ये चीज याद रखनी है, बस इसके अलावा कुछ भी है उसमें याद नहीं है, याद नहीं रखना है। फिर आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट, किस चीज के लेके आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट आया है? ठीक है। एक तो आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट आया, वो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है ना उसको बताता है। ठीक है। तो आरबीआई का बैलेंस शीट जो है वो 8.2% से इंक्रीज हुआ है, 76.25 लाख करोड़ का हो चुका है। ठीक है। लास्ट ईयर कितना था? 70 लाख करोड़ का था। ठीक है। जिसमें से 44,861 करोड़ जो है कंटिजेंसी फंड में डाल दिए गए हैं। ठीक। और इसमें एसेट साइड में, एसेट, अच्छा, इनके बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, एक एसेट होता है, ठीक है, और एक लाइबिलिटी होता है। ठीक है। तो जो करेंसी नोट्स होता है ना, करेंसी नोट इज लाइबिलिटी। ठीक है। और बाकी जो फॉरेक्स हो गया, ठीक है, या गोल्ड हो गया, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, दे आर एसेट ऑफ द आरबीआई। ठीक है। तो इसमें देखिए एसेट में जो है कितना कितना है, एसेट में 52% का इंक्रीज हुआ है गोल्ड होल्डिंग में। ठीक है। फिर 14.32% का इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में। फिर 1.70 का फॉरेन इन्वेस्टमेंट में राइज हुआ है। ठीक है। तो ये सारे जो है एसेट हैं किसके? आरबीआई के। ठीक है। तो इनकम कितना रहा है? इनकम जो है 3.38 लाख करोड़ रहा है। अच्छा, इनकम हो रहा है, अगर ये गवर्नमेंट की कंपनी है, मतलब कंपनी इन द सेंस की गवर्नमेंट ओन्ड है, तो आरबीआई जो है क्या करता है, वो एक डिविडेंड भी तो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है इसमें, तो डिविडेंड भी देगा। तो ये जो 3.38 करोड़ का जो इनकम हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, उसमें से इन्होंने कितना ट्रांसफर किया इसमें, शायद नीचे दिया रहेगा, लेट्स सी, देखते हैं इसको। ठीक है। और एक्सपेंडिचर बढ़ा है इतना, एक्सपेंडिचर हुआ है इतना। ठीक है। और लास्ट ईयर का कितना था? 2.76 लाख करोड़ का, जिसमें एक्सपेंडिचर जो है 69,714 करोड़ है। ठीक। फिर ओवरऑल सरप्लस कितना हुआ? ये है ओवरऑल सरप्लस।
2,68,000 करोड़ का। और कैश टू जीडीपी रेशियो मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए की जीडीपी है इंडिया की, तो कितना जो है कैश की फॉर्म में अवेलेबल है जनता के हाथ में, ठीक है, वो है 11%, हाँ 11.2%, यानी 11 रुपए 20 पैसे। ठीक। तो ये होता है कैश टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, और ये ओवरऑल इंप्रूव हुआ है, हालांकि ये कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था अपना 2016 में, उस समय करीब करीब 15% था ये रेशियो। ठीक है, और जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो फॉर्मल ज्यादा रहेगी और डिजिटाइज ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 11.2% रहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखना है। और 11.7% लास्ट ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, उससे घट के ये रिड्यूस हुआ है 11.2 पे। ठीक। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी भी अपना इशू करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ई रूपी सुना होगा। ठीक है, ई रुपया। ठीक है, फिर करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो क्या है, 76.9% जो रिजर्व मनी है। ठीक है, उसमें ग्रोथ तो हुई है। ठीक है, उसमें ग्रोथ तो हुई है 5.8%, लेकिन ओवरऑल जीडीपी जो बढ़ी है उसकी वजह से जो जीडीपी टू कैश टू जीडीपी का परसेंटेज है वो डिक्रीज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लीजिए जीडीपी आज के समय हमारी 100 रुपए है। ठीक है, तो उसमें जो है मान लीजिए 20 रुपए जो है वो कैश के फॉर्म में है। ठीक। और कल को जीडीपी जो, तो ये कितना हुआ, 20% हुआ ये। और कल को अगर जीडीपी मान लीजिए 200 हो जाती है। ठीक। और उसमें 30 रुपए हो जाता है कैश की फॉर्म में। ठीक है, तो जीडीपी तो बढ़ी, ये ओवरऑल कैश भी बढ़ा है, लेकिन जो कैश तो बढ़ा है, लेकिन जो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना हो गया, 15% हो गया, तो ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे कि ऑल दो करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो 5.8% तो बढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो इससे ज्यादा ग्रोथ रेट से बढ़ी है। इसलिए जो जीडीपी कैश टू जीडीपी का रेशियो है वो डिक्रीज हुआ है, 11.7 से 11.2% पे आ गया। ठीक है, फिर अच्छा इसमें ये नहीं दिया है, लेट मी चेक, ये चेक करके बताता हूँ मैं कि कितना जो है इन्होंने सरप्लस ट्रांसफर किया है आरबीआई ने गवर्नमेंट को। ओके, सो एग्जैक्ट डेटा नहीं है इसका कितना सरप्लस ट्रांसफर हुआ, लेकिन सरप्लस ट्रांसफर करने के लिए एक कमेटी बनाई थी इन्होंने, बिमल जलान कमेटी। ठीक है, इस कमेटी को याद रख सकते हैं, बिमल जलान कमेटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके अलावा और तो कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट मेरे को मिला नहीं, कि ये 500 नोट्स के जो फेक करेंसी वगैरह ये सब तो इतना डेटा ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने जो है इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ को 6.5% का रखा है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ठीक है, फिर और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बाकी ये जो इन्फ्लेशन रेट का टारगेट होता है ये 4%, 4 ± 2 होता है। ठीक है, जो हाउस होल्ड सेविंग है वो 11.2% हो गया है, 10.7% से बढ़ के। नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग जो है वो भी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये ज्यादा डेटा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट डेटा जो है इसमें यही है, एक तो कैश टू जीडीपी रेशियो का डेटा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कितना ये आरबीआई ने कितना प्रोजेक्ट किया है ग्रोथ रेट 6.5% पे, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, पीरियोडिक लेबर लेबर फोर्स सर्वे जो अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ था। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ था। ठीक है, अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ था, और ये रिलीज कौन करता है, ये जो है लेट मी सी, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.1% हुआ सबसे पहले, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा इसमें और इम्पोर्टेंट चीज जो है ये है, की फाइंडिंग्स में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो करंट वीकली स्टेटस में वो कितना है, 15%, 15 ईयर से ऊपर वालों का वो है 55.6%। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देखते हैं पहले। एक तो जो है क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, एक है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, एक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इसको ये तीनों को एक एक करके समझते हैं पहले, कि जो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो, पहले तो फॉर एग्जांपल 15 to 64 ईयर्स का जो इंडिया का जो एज ग्रुप है। ठीक है, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है, तो अगर इसमें कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको माना जाता है ये वर्कर है, लेबर फोर्स में है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 व्यक्ति हैं, ठीक, 100 में से जो है करीब 70 लोग जो है, अगर मान लीजिए इस एज ब्रैकेट में आते हैं, तो जो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो है वो कितना है, 70% का है। ठीक है, लेकिन ये जो लेबर फोर्स है, ये कितना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है, वो कहलाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कितना है, 55.6% है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। बाकी जो है, और अर्बन एरियाज में जो है ये 58% है, और नहीं, रूरल एरियाज में 58% है, अर्बन एरियाज में 50% है। और एवरेज कितना है, एवरेज है 55.6% है, मतलब अर्बन रूरल एरियाज में करीब 58% ऐसे लोग हैं जो इस एज ब्रैकेट में पढ़ते हैं, और साथ में लेबर फोर्स में मतलब इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ काम करते हैं। ठीक है, वो अर्बन एरियाज में वो पॉपुलेशन जो है 50.7% है, ऑब्वियसली समझ सकते हैं, क्योंकि अगर 15 से 64 साल तक आपने एज ब्रैकेट रखा है,
ठीक है, तो 18 ईयर्स तक तो मोस्टली लोग जो है 12th क्लास पास करते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन होते होते जो है 21 से 22 साल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली गिनना ही नहीं चाहिए, तो ये 7 साल तो है, ऑब्वियसली गिनना ही नहीं चाहिए, 22 साल, 22 के आसपास तक। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो यूपीएससी के प्रिपरेशन में लग जाते हैं, जैसे आप लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो भी जो है अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वो भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है डिक्रीज हो जाता है। तो ठीक है, ये सारे रीजन है। बाकी जो इतना सारा डेटा है, इतना डेटा जो है वो इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको सारा एज इट इज डेटा को याद रखना है। बाकी इसका जो कंसोलिडेटेड डेटा है, वो न्यूज इन शॉर्ट्स में जो लास्ट में दे रखा है इन्होंने, न्यूज इन शॉर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो उसको देख लेंगे बस। बाकी ये चीज देख लेते हैं, ठीक है, कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है कितना है। ये 15 ईयर्स एंड अबव जो है, जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में 60% था ये, ठीक है। और वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 58.2%, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.2% था फॉर बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ द एज ग्रुप 15 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का भी एक तरीका होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल जो है दे आर लुकिंग फॉर द जॉब, ठीक है, बट नॉट ऑल आर गेटिंग, मतलब जितना लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं लेकिन सबको मिल नहीं रहा है, ठीक है, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो सारा डेटा याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, एक तो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो 2023 से 2024 के बीच में कितना था, ये था 58.2%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था, 60.1% था, ठीक है। और ये 2025 में जो है ये 55.6% रहा है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 55.6%। फिर जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, इसमें जो है क्या क्या डेटा निकाला जाता है, ये तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया निकालता है, ठीक है। इसमें सारा अपना डेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट, ये सारा डेटा जो है इसके अंदर होता है, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है, निकालता कौन है। अच्छा, ये 2020 से 22 का है, और पब्लिश कब हुआ है भाई, ये 12 जून 2025 को पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये पुराना डेटा है, ठीक है। ये अब पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया निकालता है, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ठीक है। इसमें एक एक करके सारे जो जितने पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं, पहले बर्थ रेट देखते हैं, ठीक है। बर्थ रेट में क्या डेटा है, ये डिक्लाइन हुआ है। 36.9% था 1971 में, अब डिक्लाइन होके 19.1% हो गया। अच्छा, ये डिकेडल ग्रोथ रेट है, ठीक है, ये डिकेडल ग्रोथ रेट है, मतलब 10 साल में कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, हर साल का नहीं है, हर साल इतना बढ़ने लगा 19% से जो है पॉपुलेशन, तब तो हो गया काम, ठीक है। डिकेटल ग्रोथ रेट है, ठीक है। मतलब ये 11% का जो डिक्लाइन है वो तो लास्ट 10 साल में ही आया है। जैसे 2013 वाले जो दशक था, ठीक है, उसमें 21.4% था, ठीक है। और ये वाले दशक दशक में जो है 19.1% रह गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 11% का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। जिसमें रूरल में डिक्लाइन हुआ है 22.9 से 20% हो गया है, और अर्बन में 17.3 से 15.5% हो गया है, ठीक है। ये चीज नहीं याद रखनी है, याद क्या रखनी है, ये याद रखना है 19.1% वाला, एक तो ये डेटा याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, हाईएस्ट बर्थ रेट, ठीक। हाईएस्ट बर्थ रेट अभी भी बिहार में है, 26.9%, ठीक। और अंडमान निकोबार में जो है सबसे लोवेस्ट है, ठीक। ये दो डेटा याद रखना है, बिहार में हाईएस्ट, अंडमान निकोबार में लोवेस्ट। फिर ये तो बर्थ रेट हो गया, फिर डेथ रेट पे आते हैं। अच्छा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है, मेडिकल साइंस तरक्की करती है, वैसे डेथ रेट भी कम होता है, ठीक है। बर्थ रेट तो कम होता ही है, क्योंकि लोग जैसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं तो वो सिर्फ बच्चे पैदा करने पे ध्यान नहीं देते, और चीजें जैसे होती है लाइफ की उसको भी देखते हैं, जैसे आप एजुकेशन में फोकस करना, ठीक है, अपना करियर पे फोकस करना, ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है। साथ में वुमेन को एजुकेशन मिलता है, तो ये सब जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज होता है, ठीक है, ये भी बढ़ता है साथ में, ठीक है। और जो मेडिकेशन होता है वो सब चीजें बढ़ती हैं, तो बर्थ रेट तो डिक्लाइन होगा ही, ठीक है। लेकिन जब मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है तो डेथ रेट भी डिक्लाइन होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, उस समय जो 32 साल के आसपास जो है वो थी इंडिया की एवरेज जो लाइफ स्पैन था ना, जिसको क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, ठीक है, वो 32 साल था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली भुखमरी थी, गरीबी थी, ठीक है। उसके अलावा जो मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं करी थी, बहुत सारी बीमारियां थी, दवाइयों की कमी थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल मेडिकल साइंस ने तरक्की करी, वैसे वैसे ये डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ। तो जैसे देखें कि 1971 में 14.9% का डेथ रेट था, ठीक है, अब जो है ये घट के 6.8% हो गया है 2022 में, ठीक है। तो 21 में जो है ये 7.5% था, ठीक है। वो तो रूरल एरियाज में जो है वो अभी भी ज्यादा है, क्योंकि 7.9% था 2021 में, अब 7.2% हो गया। अर्बन एरियाज में है 6% हो गया है, ठीक है, डेथ रेट। और इसमें सबसे ज्यादा कौन है, छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेथ रेट 9% का है, और लोवेस्ट चंडीगढ़ में है, ठीक है, ऑब्वियसली ड्यू टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन द चंडीगढ़, ठीक। तो बर्थ रेट में हाईएस्ट कौन है, बर्थ रेट में बिहार, और लोवेस्ट कौन है, अंडमान निकोबार। डेथ रेट में छत्तीसगढ़, और लोवेस्ट चंडीगढ़।
ठीक। फिर अब अगला जो है क्राइटेरिया वो देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। अगेन 129 था 1971 में। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है कि 1 लाख बच्चे जितने अगर पैदा होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कितने बच्चे जो हैं 1 साल की उम्र पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 129 था 1971 में, अब घट के 26 हो गया 2022 में, जो कि एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में जो है वो लास्ट लास्ट ईयर से कंपैरिजन में 44 से घट के 29 हो गया है। अर्बन एरियाज में 27 से घट के 18 हो गया है। ठीक है। अभी भी बहुत ज्यादा है। इसको जो है रिड्यूस होके जो है ऑलमोस्ट जो सबसे लोवेस्ट है, ठीक है, वो 10 के नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हाईएस्ट कौन है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये जरूर याद रखना है। और लोवेस्ट कितना है, मणिपुर। ठीक है, केरला नहीं है, मणिपुर है। हाईएस्ट कितना है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को कभी कभी वो बोला जाता है सोमालिया ऑफ द, सोमालिया कहते हैं इसको। मतलब इसको सोमालिया से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि अफ्रीका का जो देश है उसमें भी सबसे ज्यादा जो सोमालिया है, उसमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी मैक्सिमम है। ठीक है, दैट्स वाई मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट समटाइम्स कंपेयर टू सोमालिया। एक तो ये याद रखना है। फिर एक होता है ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे। और U5 मतलब अंडर 5 वाले। ठीक है, अंडर 5 वाला भी जो है वो 30 है। और पहले जो है 31 था 2021 में। ठीक है, ये भी रिड्यूस हो गया, 30 हो गया है। ठीक। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है, वो 26। और अंडर 5 वाला कितना है, वो है 30। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब प्रति, ये 1000 में काउंट किया जाता है, वो 1 लाख में किया जाता था, ये 1000 में किया जाता है। आई एम रियली सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो प्रति 1000, वो हर 1000 में से काउंट किया जाता है। आई एम रियली सॉरी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो पर 1000 लाइव बर्थ में काउंट किया जाता है। ठीक है, मतलब हर 1000 लाइव बर्थ में से कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में 1 लाख होता है, वो मैं इंटरमिक्स कर गया, कंफ्यूज हो गया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में जो है वो प्रति 1 लाख माताओं में से कितनी ऐसी माताएं हैं जो बच्चों को जन्म देते समय जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1 लाख में से। ठीक है, ये था 88, 2020-22 में 88 रिड्यूस होके हो गया। ठीक है, 88। और ऐसे 8 स्टेट्स हैं जिन्होंने जो एसडीजी का टारगेट है, यानी कितना एसडीजी का टारगेट है, लेस देन 70 पे लेके आने का, तो 8 स्टेट्स ने जो है इसको अचीव किया है। ठीक है, कौन कौन है, केरला है सबसे लोवेस्ट, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु 38, तेलंगाना 50, झारखंड 50, आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुजरात और कर्नाटका। और अ, फिर अदर की इंडिकेटर देखते हैं, सेक्स रेशियो एट द बर्थ। ठीक है, बर्थ के समय सेक्स रेशियो कितना होता है। ठीक, ये कितना है, 914 हुआ है। ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, 914 हुआ है। और लास्ट कितना था, 913 था। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। केरला और छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट है, कितना, 970। ठीक है, उत्तराखंड में लोवेस्ट है। ठीक है, बिहार या यूपी में नहीं, उत्तराखंड में लोवेस्ट है। ठीक है। और ये रूरल और अर्बन में अगर देखा जाए तो रूरल में जो है वो 912 है, अर्बन में जो है ये 921 है। ठीक। फिर टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि एक कपल जो है वो कितने बच्चों को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर ये 2.1 है, ठीक है, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक, तो इंडिया में कितना हो चुका है, 2.0 हो चुका है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ गया है। बट क्योंकि बेस इतना बड़ा है कि 2050 के आसपास तक पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ेगी और उसके बाद रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक। और इसमें भी बिहार का हाईएस्ट हाईएस्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, और दिल्ली तमिलनाडु का तो लोवेस्ट है 1.3%, मतलब ऑन एन एवरेज 1.3, एक कपल जो 1.3 बच्चों को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इसको निकालते कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कपल है, कपल में कितने लोग, 2 पीपल हो गए, 2 लोग हो गए ना। तो अगर ये 2 लोगों, 2 बच्चे अगर चाइल्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कल को जब इनकी डेथ होगी तो इनको रिप्लेस करने के लिए 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो, रिप्लेसमेंट लेवल, लेकिन 2.1 इसलिए रखा जाता है ताकि जो है हर 10 कपल के बाद जो है एक एक्स्ट्रा चाइल्ड इसलिए रखा जाता है ताकि कल को कोई बीमारी हो, बीमारी से कोई मर जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट में मर जाता है और कुछ डिजास्टर हो जाता है, तो उससे उसको एक काउंट करते हुए 2.1 रखा गया रिप्लेसमेंट लेवल को। लेकिन बहरहाल अगर 2 बच्चे मिलके जो है वो एक ही एक ही 2 लोग मिलके एक ही चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो जब इन दोनों की डेथ होगी तो उसको रिप्लेस करने के लिए सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा। ठीक है, तो उससे क्या हो, पॉपुलेशन घट जाएगी, एक जनरेशन के बाद पॉपुलेशन आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा ये प्रॉब्लम जो है बहुत इंडिया में जो है ये होने वाला, आने वाले समय में जो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, डी पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर होने वाली है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे देश जो है, इंडिया ने तो 2.1 कर ही लिया, 2.0 पे आ गया है। लेकिन कुछ कुछ जो राज्य है जैसे दिल्ली 1.3, बट दिल्ली का पॉपुलेशन फिर भी बढ़ता रहेगा, क्यों, क्योंकि उसमें माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तमिलनाडु 1.3, वेस्ट बंगाल 1.4, केरला 1.5, पंजाब 1.5, हिमाचल प्रदेश भी जो है वो आ चुका है 2 के नीचे।
ठीक है। इसमें यूपी का देखना है इंपॉर्टेंट कि देखिए यूपी भी 2.6 के अराउंड है ये, आई थिंक। ठीक है, इसमें नीचे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, हरियाणा भी 2 पे आ चुका है, असम भी 2.1 पे आ गया है। ठीक है, सब रिड्यूस हो गए, बहुत बहुत कम हो चुका है इन लोगों का। महाराष्ट्र का 1.5 है। ठीक है। फिर ये है आपका यूपी में जो है अराउंड 2.6 है। ठीक है, और इसको रिड्यूस करने की बात हुई है 2.1 तक लाने की बात हुई है बाय 2030। एक तो ये याद रखना है। ठीक है। दूसरा, फिर एक और इम्पोर्टेंट कुछ क्राइटेरिया है, क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट में बिहार मैक्सिमम है 25.6। ठीक है, लोवेस्ट अगेन जो है किसमें है, वो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और स्टेट्स में कितना है, मिनिमम केरला में है। फिर क्रूड डेथ रेट, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और दिल्ली और चंडीगढ़ में सबसे कम है। तो जो वैसे बर्थ रेट था, बर्थ रेट में भी बिहार हाईएस्ट था, और ये अंडमान निकोबार लोवेस्ट था। क्रूड बर्थ रेट में भी यही है। और क्रूड डेथ डेथ रेट में छत्तीसगढ़ है, उसमें भी डेथ रेट में भी, नॉर्मल डेथ रेट में भी छत्तीसगढ़ ही था। और उसमें लोवेस्ट चंडीगढ़ था, इसमें चंडीगढ़ और दिल्ली वो दोनों मिला के लोवेस्ट है। ठीक है, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो देख लिया कि ये कितना है, 2000 अब 26 हो चुका है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा था उस समय। अच्छा, ये पुराना डेटा है, ये 2021 का डेटा है। दोनों एक साथ रिलीज हुआ है ना। ठीक है, क्योंकि ये भी मई 2025 में पब्लिश हुआ है, और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है 2000 जो 22 वाला था वो भी जून जून में पब्लिश हुआ है। दोनों एक साथ पब्लिश हुआ है, तो जून का जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको याद रखना है ये। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था यहाँ पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 26। यस, हियर इट इज 26। ठीक। और जिसमें मैक्सिमम था मध्य प्रदेश का, मिनिमम था मणिपुर का। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, वो कितना है, वो है 88। ठीक। तो ये दोनों डेटा याद रखना है। और टोटल फर्टिलिटी रेट ये है इंडिया का कितना है, 2.0। ठीक है, इंडिया का 2.0 है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, इसको याद रखना है। अभी एक यूएन पॉपुलेशन फंड की जो एक रिपोर्ट होगी वो भी देखेंगे, उसमें भी इंडिया का जो ये है टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको 2.0 बताया गया है। ठीक है, तो बाकी ये सब पुराना डेटा हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये 2022 वाला डेटा याद रखना है। फिर प्रोविजनल एस्टीमेट ऑफ द एनुअल जीडीपी। ठीक है, ये देखते हैं ये किसने निकाला है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने निकाला है। ठीक है, इन्होंने मॉसपी के अंडर में जो आता है। अच्छा, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन इसको देखिएगा, क्योंकि ये जो बुक थी मैंने खरीदी थी उसी में ब्लर था ये। ठीक है, तो उसकी वजह से ये ब्लर हुआ है। तो इसमें जो जीडीपी का जो ग्रोथ बताया गया है, रियल जीडीपी 6.5% से ग्रो हुई। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी कितना, 9.8% से। ठीक, और नॉमिनल और रियल में फर्क क्या होता है, मतलब वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 10% का ग्रोथ रेट हुआ है नॉमिनल, ठीक है, जिसमें से 4% जो है वो था इन्फ्लेशन। ठीक है, तो रियल कितना होगा, 10 में से 4 घटा तो 6% जो है रियल ग्रोथ रेट हो गया। ठीक है, तो वही 6.5% का रियल ग्रोथ रेट है, और नॉमिनल ग्रोथ रेट 9.8% का रहा 2024-25 में। ठीक। ठीक है, फिर और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है। ठीक है, बाकी ये जो चीजें हैं, ये सारा डेटा जो है ये एक्चुअल प्राइसेस का वो उसमें देखेंगे, जब यूनियन बजट देखेंगे, ठीक है, उधर देखेंगे। यहाँ पे जो है डेटा इतना सारा याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन का सेक्टर रहा है जो, उसमें 9.4% का ग्रोथ रेट हुआ है। ठीक है, फिर प्राइमरी सेक्टर में 4.4% का ग्रोथ रेट था। ठीक है, और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 7.2% का ग्रोथ रेट। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जो है वो 7.1% का ग्रोथ रेट हुआ है। ठीक है, तो ये चारों है क्या, पहले इसको देख लेते हैं कि जीडीपी नापने के ना 3 तरीके होते हैं। ठीक है, बाय 3 वेज। ठीक है, एक होता है इनकम मेथड। ठीक है, एक होता है जो वैल्यू एडिड मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। जो सबसे वाइडली जो यूज होता है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में जो जीडीपी नापते हैं उसमें क्या होता है, चार चार मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हम और आप जो है मिलके जो आप मार्केट में जाके जो पैसा खर्च करते हैं ना, ठीक है, प्राइवेटली कितना एक्सपेंडिचर, जैसे कोई भी चीज खरीद ली हमने, ठीक है, वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका रेशियो जो है करीब करीब 55 से 60% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक। फिर होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, जिससे जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो इसका करीब करीब 28 से 30% होता है ये कंट्रीब्यूशन। ठीक। फिर होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब बजट में कितना कर रही है, ये करीब करीब 10 से 11% के आसपास होता है। ठीक। फिर होता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो कहलाती है इसमें, जो जनरली जो है इंडिया का नेगेटिव में रहता है। तो मेजर जो ग्रोथ ड्राइवर है एक तो ये है।
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो कितना हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 7.2% का ग्रोथ रेट हुआ है लास्ट ईयर कंपैरिजन में, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट, उसमें 7.1% का ग्रोथ रेट हुआ है। ठीक है, यही याद रखना है इसमें। फिर और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमलगमेशन ऑफ रूरल रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक को जो है अमलगमेशन मतलब उसको उसको मर्ज किया जा रहा है। तो बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे मल्टीपल आरआरबीज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी डुप्लीसिटी होती है, डुप्लीकेशन होता है काम का, और उसकी एफिशिएंसी में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है अमलगमेशन किया जा रहा है रीजनल रूरल बैंक्स का, किसके स्कीम के तहत, वन स्टेट वन आरआरबी के तहत। ठीक है, इसमें यही याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है। दूसरा एक चीज और याद कर सकते हैं कि ऐसा ही सेम जो है मर्जर पीएसयूज के लिए किया जा रहा था। ठीक है, तो पीएसयूज के मर्जर को जो है दो इंपॉर्टेंट कमिटीज ने रिकमेंड किया था। एक था नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, ठीक है, 1991 में। ठीक है, और एक था पीजे पीजे नायक कमेटी। ठीक है, ये 2014 में। तो इन दोनों कमिटीज ने पीएसयूज को मर्ज करने के लिए जो है वो रिकमेंड किया था। तो ऐसा ही सेम उसी के तर्ज पर रीजनल रूरल बैंक्स को भी मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और कितने फेसेस में हुआ है, 4 फेसेस में हुआ है ये। ठीक है, पहला फेज जो 2006 से 2010 के बीच में हुआ था, जिसमें 196 से रिड्यूस करके 196 हो गए थे। फिर फेज 2 में 82 से 56 किया गया था, फेज 3 में 56 से 43, और फेज 4 में क्या कह रहे हैं, 26 तक लाने का टारगेट है, ताकि वन स्टेट और वन आरआरबी के तहत जो है वो एक स्टेट में एक ही आरआरबी हो। ठीक है, और जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो एक तो इस एक्ट से उनको किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। दूसरा जो है किसके कंट्रोल में होते हैं, ये नाबार्ड के कंट्रोल में होते हैं। ठीक, ये भी याद रखना है, नाबार्ड के कंट्रोल में होता है रीजनल रूरल बैंक्स। फिर खरीफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी बढ़ाई गई है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ और इसमें ज्यादा याद नहीं रखना है। इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसको रिकमेंड कौन करता है। ठीक है, सीएसीपी, ठीक है, ये रिकमेंड करती है। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कमीशन प्राइसेस, ये कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कमीशन प्राइसेस, ये होता है सीएससीपी, रिकमेंड करता है। और डिसीजन लेता कौन है, बोलता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, सीसीईए। ठीक है, इसको चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर करते हैं। तो टोटल जानते हैं जैसा कि 8 कैबिनेट कमिटीज हैं। ठीक है, 8 कैबिनेट कमिटीज हैं, जिसमें से 6 में प्राइम मिनिस्टर मेंबर हैं, और प्राइम मिनिस्टर जिस कमेटी के मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट उसके चेयरमैन होते हैं वो। ठीक है, तो इसमें ये तो याद रखना नहीं है कि ये तो पूछेगा नहीं कि इसकी जीडी किसका जो है कितना हो गया, बढ़ा के घटा के कितना किया गया है। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ है, बस वो याद कर लीजिए। ठीक है, रागी में हुआ है मैक्सिमम इंक्रीज। ठीक है, कितना, 13.89%। ठीक है, इसके अलावा और कुछ और याद नहीं रखना है। ठीक है, वेरी अनलाइकली कि ये पूछेगा कि धान का एमएसपी कितना था, कितने रुपए था, ये तो बहुत अनलाइकली है। ठीक है, अगर पूछ ले तो छोड़ ही देना उसको तो, क्योंकि ये याद करना डेटा बहुत बहुत डिफिकल्ट है और कोई यूज नहीं है इसका। ठीक, उसके बाद फिर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, किसने रिलीज किया है, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, कौन है, राजीव रंजन सिंह। ठीक है, इनको ललन सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक तो इन्होंने निकाला है, ठीक है, रिलीज किया है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, ये जरूर याद रखना है, दिस मिल्क प्रोडक्शन 239.30 मिलियन टन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेटा पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी में, तो सीधा पूछ लेता है कि वीट वीट का कितना प्रोडक्शन था एग्जैक्ट टर्म्स में, ठीक है, वैल्यू में। एक बार मीट का प्रोडक्शन पूछा हुआ था। ठीक है, तो मिल्क का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, मिल्क का प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क का कितना प्रोडक्शन हुआ है, 239.30 मिलियन टन। ठीक, और हाईएस्ट हाईएस्ट कौन है, ऑब्वियसली हाईएस्ट इसमें उत्तर प्रदेश है, 16% के कंट्रीब्यूशन के साथ। और राजस्थान जो है सेकंड नंबर पे, दो याद रखिए बस। ठीक, एग प्रोडक्शन अगेन इसको भी डेटा याद रखिए, 142.77 बिलियन एग्स। ठीक है, एक साल में प्रोड्यूस हुए हैं 142.77 बिलियन एग्स। ठीक है, इतने प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, आंध्र प्रदेश, 17.85% के साथ। ठीक, फिर मीट प्रोडक्शन, ये डेटा भी याद रखिए, मीट प्रोडक्शन इसमें कितना है, 10.25 मिलियन टन। ठीक है, कितना, 4.85% की ग्रोथ रेट के साथ। मैक्सिमम प्रोडक्शन किस में हुआ है, वेस्ट बंगाल। फिर सेकंड पे उत्तर प्रदेश है। अच्छा, एग में जो है वो उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, आंध्र प्रदेश जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना है। ठीक, और इंटरेस्टिंगली लद्दाख में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, तो इसको भी याद रखना तो ठीक है। अदरवाइज मीट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, किसमें देखा, मिल्क में कौन है, उत्तर प्रदेश है, एग में कौन है, आंध्र प्रदेश है, मीट में कौन है, वेस्ट बंगाल। ठीक, और एग्जैक्ट डेटा याद रखना है, 10.25 मिलियन टन। ठीक है, कितना मीट का प्रोडक्शन, और एग का कितना है, 142.77 बिलियन एग्स, और मिल्क 239.30 मिलियन टन। फिर वुल का प्रोडक्शन, ठीक है,
इसका भी डेटा याद रख लीजिए, 33.69 मिलियन किलोग्राम। इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना, राजस्थान। ठीक है, मेजर शेयर इसी का है, 47.53%। बाकी जम्मू कश्मीर में से जैसे जानते हैं कि पश्मीना शॉल जो होती है वो किससे निकलती है, एंगोरा नाम के। एक तो एंगोरा नाम का जो एक वो होता है, ये रैबिट होता है। ठीक है, पश्मीना शॉल शॉल जो है गोट से निकलती है। वो गोट का नाम जो है चांग थांगमा ऐसा करके कुछ गोट का नाम होता है। वो चांग थांग करके कुछ नाम होता है, चांग थांग। ठीक है, चांग थांग ये क्या होता है, गोट होता है, गोट का होता है ये, शिप का नहीं होता है। ठीक है, तो ये पश्मीना शॉल जो है वो उससे बनती है, चांग थांग नाम के गोट से। और एंगोरा नाम का एक रैबिट होता है। ठीक है, इसके भी जो बाल होते हैं उससे भी वुल बनाया जाता है। ठीक है। और ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखिए कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा किस में है, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया लीड करता है। और एग प्रोडक्शन में जो है सेकंड नंबर पे है। हालांकि बहुत जगह मैंने देखा कि इंडिया थर्ड नंबर पे है, लेकिन अब इसमें दे रहा है घटना चक्र में तो सेकंड नंबर पे मान के चलिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डेटा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट अपने ही डेटा पे क्वेश्चन बनाएगी, तो अगर आयोग जो है वो किसको सही मानेगा, गवर्नमेंट के डेटा को सही मानेगा। तो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर वन है, एग प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है। ठीक। बाकी चाइना जो है वो फर्स्ट पे है एग में। ठीक। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रबी क्रॉप्स। ठीक है, ये अगेन यही आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ये भी वही करता है, ये कौन, सीएससी पे रिकमेंड करता है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट हाइक किस में हुआ है, वो 300 रुपये पर कुंटल हुआ है रेपसीड और मस्टर्ड में। ठीक। और अच्छा ये याद रख सकते हैं, रेपसीड, मस्टर्ड, ठीक है, लेंटिल, ग्राम व्हीट, सेफ्लावर, ठीक है, बार्ले, ये सब क्या है, ये सब रबी क्रॉप्स हैं। बाकी ये तो याद रखना ही है। ठीक। उसके बाद फिर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, जो साग सब्जियां होती हैं। ठीक है, इसमें कितना ग्रोथ हुआ है, इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है ये। ठीक है, तो टोटल फ्रूट का प्रोडक्शन कितना है, टोटल फ्रूट का प्रोडक्शन जो है वो ये है आपका, 2024-25 में इतना है। ये मिलियन टन में है, 1000 मिलियन टन में है ये। 1000 मिलियन टन का मतलब कितना हो गया ये, इसको अगर कन्वर्ट करें, अगर नहीं, 1000 मेट्रिक टन में है ये। तो अगर इसको मिलियन टन में कन्वर्ट करें, तो मिलियन टन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसमें अगर 1000 है तो 3 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3। मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना होगा वो, 10 लाख से करेंगे तो उसमें कितना होगा, एक, तो 11 के आसपास आएगा, तो 11.33 मिलियन टन। ठीक है, इतना मिलियन टन का प्रोडक्शन है टोटल फ्रूट का। ठीक है, फिर वेजिटेबल का कितना है, वेजिटेबल का भी इसमें फिर आ जाएगा। वेजिटेबल का कितना हो जाएगा, 21 मिलियन टन। ठीक है, इसको याद रखना है, तो ये दो डेटा याद रखना है, 11.3 मिलियन टन किसका है, टोटल फ्रूट का प्रोडक्शन है, और वेजिटेबल कितना, 21 मिलियन टन। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ मेजर प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप। ठीक है, इसका भी एज इट इज पूछ लेता है कि कितना जो है वो एग्रीकल्चर का कितना क्रॉप है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा टोटल फूड ग्रेन कितना हुआ है। अच्छा, ये लाख मेट्रिक टन में दिया हुआ है, लाख मेट्रिक टन में, और मिलियन टन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देना, कुछ भी नहीं है करना है। तो ये मिलियन मेट्रिक टन में आएगा तो 3, हालांकि मिलियन मेट्रिक टन याद रखना इजी होता है, इसलिए मिलियन मेट्रिक टन में याद रखिएगा, 353.95। ठीक है, ये है मिलियन मेट्रिक टन में। ठीक, मिलियन मेट्रिक टन। और उसी में चावल का कितना है, चावल का जो है 149 के अराउंड। और वीट का कितना है, 11 एक 1100 117.5 मिलियन मेट्रिक टन। ये मिलियन मेट्रिक टन में है, ये डेटा याद रखना है, बीपीएससी में पूछा हुआ है ये। और जिस साल पूछा था उस साल जो है बीपीएससी, उस साल वीट का 109 था, 109 मिलियन टन था। ठीक है, और ये मिलियन टन के ही टर्म्स में पूछा हुआ था, लाख में नहीं पूछा हुआ था, लाख मेट्रिक टन, मिलियन मेट्रिक टन में पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना है। 353 जो है वो कितना है, ओवरऑल 353 जो है टोटल फूड प्रोडक्शन है, जिसमें से चावल का कितना है, 149, मतलब करीब 150 का मान के चलिए, और 117 कितना है, वीट का है। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी वीट छोटे छोटे मोटे दिए हैं, मेज का, देवश्री अन्न, यानी जो वो मिलेट्स होते हैं ये, फिर तूर का, ग्राम का ये। फिर टोटल ऑयल सीड का प्रोडक्शन। ठीक है, ऑयल सीड का प्रोडक्शन याद रखना है कितना है, 42.6 मिलियन टन। ठीक है, और ऑयल सीड के जो इंपोर्ट में अभी कमी आई है, क्योंकि इंडिया का जो ऑयल सीड मिशन था उसके तहत जो है इंडिया घर में ही ऑयल उगा रहा है। ठीक है, ऑयल सीड्स उगा रहा है, तो इसके तहत जो है ऑयल के इंपोर्ट्स में कमी आई है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखना है। फिर हालांकि शुगर केन का इतना प्रोडक्शन रहा है लाख मेट्रिक टन में, कॉटन का इतना रहा है। ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना है, बस ये टोटल फूड प्रोडक्शन, राइस का, व्हीट का, और साथ में जो है टोटल ऑयल सीड्स का। ठीक। फिर वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू निकालता कौन है, एक तो ये याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। और इसमें इंडिया का जो है रैंक कितना है, ठीक है, इंडिया का शेयर कितना है, इंडिया का रैंक कितना है। ठीक। तो टोटल एक्सपोर्ट जो है वो, एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक जो है 18 है। ठीक है। 1.8% जो है एक्सपोर्ट करता है टोटल जितना भी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। और इंपोर्ट में कितना है, 9 है। ठीक है, 2.8% इंपोर्ट करता है। ठीक। और ये तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, ठीक है, मर्चेंडाइज के टर्म से, मर्चेंडाइज का मतलब जो गुड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और सर्विसेज में अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये सर्विसेज में जो है इंडिया का रैंक कितना है, सेवन्थ है एक्सपोर्ट के मामले में 4.4%। और इंपोर्ट के मामले में जो है वो कितना है, नाइन्थ रैंक है अगेन, उसमें कितना 3.8% का जो है वो, मतलब सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। ठीक, एक ये चीज याद रखनी है। फिर टॉप फाइव कंट्रीज फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कौन कौन से, जिन्होंने एग्रीकल्चर में, टॉप फाइव कंट्रीज जिन्होंने एक्सपोर्ट किया, यूएस थे, ब्राजील। इंडिया का रैंक कितना था एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में, सेवन्थ था। ठीक है। फिर इंपोर्ट करने के मामले में जो है टॉप फाइव में कौन थे, अगेन चाइना, यूएसए, जापान, इसमें भी इंडिया का रैंक सेवन्थ था। तो एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी सेवन्थ, इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी सेवन्थ। ठीक है। फिर बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं। हाँ, ये है कि 2022 में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर था माइनिंग प्रोडक्ट्स का। ठीक। फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करिए अपने देश में, जो है उसको बनाइए, फिर फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करिए, उससे आपकी जीडीपी ग्रोथ होती है। ठीक। एक ये याद रखना है। फिर इंडिया रैंक सिक्स इन द आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट विद चाइना एट द टॉप। आयरन एंड स्टील में जो है सिक्स नंबर पे है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है स्टील में। ठीक है। और लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में जो है सिक्स नंबर पे क्यों, क्योंकि इंडिया खुद इतना बड़ा देश है, तो इंडिया में खुद इंटरनली ही इसकी सारी खपत हो जाती है। ठीक है। बहुत सारी मेजर खपत हो जाती है, इसलिए सिक्स नंबर पे आता है एक्सपोर्ट करने के मामले में। ठीक है। बाकी ये सब जो है इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है, इसको देखना चाहें देख सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कितना इंपॉर्टेंट डेटा है। ये जो अगस्त 2024 का लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है, उसमें क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम का। ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लाइम का, फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो किसका है, आयरन का है। ठीक है। सेकंड एल्युमिनियम, थर्ड लाइम, थर्ड और फोर्थ जो है आयरन। ठीक। फिर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये अंकटाड निकालता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, एनुअली हर साल रिलीज होता है। हालांकि 2025 का भी रिलीज रिलीज हो चुका है ये। ठीक है, 2025 में जो 2024 का डेटा था, 2024 वाले में 2023 का डेटा था। ठीक। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, एफडीआई वगैरह के बारे में बताता है ये। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ग्लोबल एफडीआई जो है डिक्रीज हुआ है 2% से। ठीक है। और 2024 में जो है ये 11% से डिक्रीज हुआ है। ठीक है। एफडीआई फ्लो के मामले में इंडिया जो है रैंक 20 पे रैंक करता है। ठीक है, कि एफडीआई आता है। ठीक। और 2025 वाले भी जो रिपोर्ट है, 2025 वाले रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 18 हो गया है। ठीक है। और यहाँ पे जो है हांगकांग चौथे पे है। ठीक है। चाइना जो है 1 2 3, ये यूएस, जापान, चाइना 1 2 3 4, 1 2 3 पे है, लेकिन 2025 वाले में डेटा में चाइना जो है वो फोर्थ पे आ गया है। ठीक। बस ये याद रखना, और कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारा डेटा है, डेटा जो है इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो बताऊंगा मैं, सिर्फ उतना याद रखना है। ठीक है। एक ये डेवलप्ड एशिया, एशिया में सबसे ज्यादा आया है एफडीआई भाई, 46.22%। और हाईएस्ट एफडीआई रिसीवर कौन है, वो यूएसए है, आज के समय भी यूएसए में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको तो याद रखना ही है। ठीक है। और 2023 में इंडिया का रैंक 15th था। ठीक है। और 24 में जो है वो, 24 में ये 18 हो गया है। ठीक है। एफडीआई आउटफ्लोज फ्रॉम इंडिया 13 बिलियन, मतलब ऐसा नहीं है ना कि इंडिया में सिर्फ एफडीआई रिसीव होता है, एफडीआई बाहर भी जाता होगा ना, इंडिया की कंपनी बाहर इन्वेस्ट करती है, तो इंडिया में एफडीआई जो है वो भी डिक्रीज हुआ है। ये अच्छी चीज है कि बाहर जो पैसा जा रहा है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक। वो $15 बिलियन से घट के वो $13 बिलियन पे आ गया है। ठीक है। तो इसी के साथ जो फिजिकल वाला पार्ट था वो खत्म करते हैं, फिर बी पे आते हैं, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। हालांकि जो इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी वाला जो करंट अफेयर का पार्ट है वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है, ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डेटा का खेल होता है, और डेटा जो है बहुत बार मैनिपुलेटेड होता है। मैनिपुलेटेड मतलब ऐसा होता है कि लास्ट ईयर कुछ और डेटा था, फिर अगले साल जो है कुछ और डेटा आ गया, तो उसको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और टू द पॉइंट डेटा याद रखना भी मुश्किल होता है। फिर इसमें देखते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट जो ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ठीक है, वो कहाँ बन रहा है। इसमें एक चीज याद रखिएगा बस, मानेसर हरियाणा में बन रहा है। ठीक। क्या चीज है, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हरियाणा में बन रहा है। ठीक है। एक ये चीज याद रखनी है। ठीक है। बस इसमें यही याद रखिए, और कुछ भी याद नहीं करना। फिर यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यूके इंडिया कब साइन हुआ है, 6 मई 2025 को साइन हुआ है। ठीक। और इंडिया यूके के बीच में जो ट्रेड है कितना है, 42.6 बिलियन पाउंड का ट्रेड है। ठीक। ये याद रखना है बस इसमें। और इंडिया जो है वो
यूके का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एक ये चीज याद रखनी है। ठीक है। बाकी इसमें जो ये चीज दी है कि 99% में जो टैरिफ रिड्यूस हो जाएगा, ये वैल्यू में रिड्यूस हो जाएगा, इट्स नॉट नॉट इतना इंपॉर्टेंट। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एड वोलरम की बात कर रहा है। एड वोलरम ड्यूटी। तो दो तरह की ड्यूटी होती है, एक होता है एड वोलरम, एड वेलोरम, एक होता है स्पेसिफिक। एड वोलरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स। मतलब एड वोलरम का मतलब क्या है, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस लगे। मतलब अगर 100 रुपए की है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी एक एडवलरम टैक्स है। मतलब 100 रुपए की चीज है, उस पर मान लीजिए 12% जीएसटी है, तो 12 रुपए टैक्स हो गया सीधा सीधा, मतलब एज अ प्राइस पे लगा। ठीक है। फिर एक होता है स्पेसिफिक टैक्स, मतलब कि प्रोडक्ट के प्राइस पर नहीं, प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटी पे। जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट है, सिगरेट की फिल्टर के जो लेंथ होता है ना, उसके ऊपर लगता है। ठीक है। बहुत सारे जो वाइन्स होते हैं उसकी जो है उस पे महक के ऊपर लगता है टैक्स। ठीक है। फिर ये सुना होगा कि बहुत गाड़ियों के जो बोनट होते हैं उसके साइज जो होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो वो होता है किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर टैक्स लग रहा है। ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे अगर टैक्स लगता है तो उसको स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। और एड वोलरम क्या होता है, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस। ठीक है। तो इसमें यही चीज याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। ठीक है। कि 42.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, इंडिया जो है यूके का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, दैट्स ऑल। ठीक। फिर वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है डेटा, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ठीक है। किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है, इंडिया का ये किया है डेटा। ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि $2.15 पर डे, ठीक है, वो इंटरनेशनल बेंचमार्क है एक्सट्रीम पॉवर्टी का। ठीक। वो इंडिया में कितना था, 16% था 2011-12 में, अब सिर्फ 2.3% रह गया है। ठीक। एक तो ये याद रखना है। दूसरा जो है, ये रूरल इंडिया में जो 18.4 से घट के 2.8% आ गया है। और अर्बन में जो है ये 10.7 से घट के 1.1% आ गया है। तो रूरल अर्बन के बीच में जो गैप था, देखिए कितना गैप था कि ये था 18.4% जो था रूरल में था, और 10.7% अर्बन में हुआ करता था। तो करीब करीब 7.7% का जो गैप पॉइंट था, आज के समय कितना हो गया 2022-23 में, इधर रूरल अर्बन में जो है वो हो गया है, नहीं रूरल में 2.8 हो गया है, अर्बन में 1.1 हो गया है। तो ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है 1.7 परसेंटेज पॉइंट पे। ठीक। एक ये चीज याद रखनी है। ठीक है। फिर और बाकी जो है वो कि पॉवर्टी रेट एट दिस थ्रेशोल्ड, ये एक और डेटा है, मिडल लोअर मिडिल इनकम लेवल का। अच्छा, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, ठीक है, उसका नापने का क्राइटेरिया क्या है, $2.15। लेकिन लोअर मिडिल इनकम की जो पॉवर्टी है, ठीक है, उसको नापने का क्राइटेरिया है $3.65 पर डे का। ठीक है। अब इस अगर थ्रेशोल्ड पे नाप देखें तो 61.8% लोग थे जो $3.65 पर डे के नीचे रहते थे। ठीक। अब वो रिड्यूस होके 28.1% हो गया है। ठीक है। तो अभी भी एक अच्छी खासी आबादी है, $3.65 पर डे पर सर्वाइव करती है। $1 में कितना होगा, करीब 90 रुपए अगर लेके चलें तो 9 या 27, ये करीब करीब जो है ये 300 325 के आसपास। तो एक दिन में 325 का मतलब महीने में करीब 10,000 रुपए, जो बहुत बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये एक डेटा लेके चलना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट। ठीक है। बाकी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो डिक्लाइन हुआ है 53.8% से 16.4%। अच्छा अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, जो सिर्फ रुपए के टर्म्स में नहीं, बाकी टर्म्स में नापा जाता है, जैसे एजुकेशन लेवल में। ठीक है। उसके अलावा जो है हेल्थ हेल्थ वाला, न्यूट्रिशन लेवल है, सब में मिला के जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। तो वो 53.8% था और रिड्यूस होके 16.4% हो गया है। और जो कंजम्पशन बेस्ड गिनी कोफिशिएंट, जिसका बहुत हल्ला मचा था, जिसमें इंडिया फोर्थ रैंक पे आ गया है। ठीक है। फोर्थ रैंक पे, वर्ल्ड बैंक का डेटा, फोर्थ रैंक पे है इंडिया, फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री बेस्ड ऑन द कंजम्पशन डेटा, कंजम्पशन गिनी इंडेक्स। ठीक है। तो ये रिड्यूस होके जो है 28.8% से 25.5% पे आ गया है। तो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये 0 से लेकर 100 के बीच में एक वेरी करता है, जितना कम हो उतना जो है अच्छा है। ठीक है। तो इंडिया का जो है वो रिड्यूस होकर 28.8 से 25.5% पे आ गया, गिनी कोफिशिएंट। फिर विजिंगम सीपोर्ट, विजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट, दो चीजें याद रखनी है बस, तिरुवनंतपुरम में बना है। ठीक। ठीक है। इसके अलावा और इसमें जो है डिटेल और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। ठीक है। और अडानी पोर्ट्स ने बनाया है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इन दोनों का है बस। फिर उसके बाद 5 न्यू नेशनल सेंटर ऑफ स्किल, ये बजट में अनाउंस किया गया है ये। ठीक है। इसको जब बजट करेंगे तो बजट में देखेंगे। ठीक है। तो ये है क्या कि एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इसको अप्रूव किया है कि नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक। एक ये चीज याद रखनी है। दूसरी क्या याद रखनी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है। और इसके लिए जो है 60,000 करोड़ का बजट है, जिसमें सेंट्रल का शेयर कितना है, 30,000 करोड़, स्टेट का जो है 20,000 करोड़, और इंडस्ट्रीज जो शेयर है वो 10,000 करोड़ का। ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। ठीक। फिर बाकी जो है
को फाइनेंसिंग हो जा रही है किसकी, 50% जो सेंट्रल शेयर का जो कौन कर रहा है को फाइनेंसिंग, ये कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। तो ये पूछ सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ये इक्वली किस में कर रहे हैं, ये जो 5 न्यू स्किल सेंटर जो इंडिया ओपन कर रहा है जो बजट में अनाउंस हुआ है उसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर यूनिट लगा है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, जेवर में लगा है। ठीक है, किससे, एचसीएल और फॉक्सकॉन ने लगाया। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आती है, गैलियम नाइट्राइड का एक फैब्रिकेशन सेंटर लगा है, वो लगा है रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर में। ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं कि ये लगा है जेवर एयरपोर्ट के पास में। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लगाया है। उसके अलावा जो है बाकी और जितने प्रोडक्शन है और जितने 5 अल्टरनेटिव सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो 4 तो मेरे ख्याल से गुजरात में ही है। ठीक है। और ये है, हाँ, माइक्रोन सेटिंग सेमीकंडक्टर ये गुजरात में है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी गुजरात में है। टाटा सेमीकंडक्टर ये असम में लगा है। सीजी पावर जो है ये गुजरात में। फिर कायंस सेमीकॉन ये भी गुजरात में है। ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2 दिन पहले, यानी करीब 15-16 तारीख, 16 अगस्त के आसपास में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, क्या किया है कि 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स को जो है अनुमति दी गई है, जिसमें से 2 तो उड़ीसा में लगेंगे। ठीक है। एक जो है पंजाब में लगेगा और एक जो है वो आंध्र प्रदेश में लगेगा। ठीक है। तो जो लेटेस्ट है वो भी ये है, वो उनको भी याद रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है ये कहाँ पे लगाया जाएगा, ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास में लगाया जाएगा, और ये डेवलप कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। यही याद रखना है इसमें। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव होगा। ये 2 जगह लगाया जाएगा, ये आगरा में और प्रयागराज में। तो जो आगरा वाला है वो 1058 एकड़ में है, और प्रयागराज वाला जो है वो 352 एकड़ में। ठीक है, ये याद रखना है और कुछ भी नहीं। और ये अमृतसर से कोलकाता के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसी में ये डेवलप किया जाएगा, आगरा और प्रयागराज में। फिर एनपीएस यानी जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसमें एक वात्सल्य स्कीम, यानी जो अभी 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है वो 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए ये लाया गया है। ठीक है। इसमें बस यही है, 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए लाया गया है। ठीक है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, इसमें जो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे ऑब्वियसली, ये है पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, बच्चे तो करेंगे नहीं। ठीक है। फॉर द माइनर चिल्ड्रन 18 साल की उम्र तक कंट्रीब्यूट करेंगे, और 18 साल के जैसे बच्चे हो जाएंगे तो ये जो नॉर्मल अपना एनपीएस का अकाउंट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है। वन चाइल्ड बिकम एन एडल्ट द अकाउंट ट्रांजिशंस इनटू रेगुलर एनपीएस अकाउंट। ठीक है। ये है। फिर अनाउंस कब किया गया, ये नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे माइनर चिल्ड्रन एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है। और इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1,000 पर एनम है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक। बाकी पीएफआरडीए यानी जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा मल्टीपल, जैसे एनपीएस जानते हैं, एनपीएस जो है वो क्या, मार्केट लिंक्ड है। ठीक है। मार्केट लिंक्ड का मतलब जो है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है ये। ठीक है, इसमें बस यही याद रखना है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जैसे जानते हैं कि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम, एक आया था न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, गवर्नमेंट खुद जो है वो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन देती थी। एनपीएस में क्या था कि आप खुद कंट्रीब्यूट करेंगे और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, और जब आप रिटायर होंगे तो उससे जो पैसा मिलेगा, एक तो कुछ पैसा जो एक मुश्त मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी पैसा जो है मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है, ये कुछ कुछ बीच का मामला है इसका। ठीक है। एक एक तो ये चीज याद रखनी है, कुछ कुछ बीच का मामला है। दूसरा जो है इसमें ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है एक तो ये। ठीक है। और इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक, एक ये होगा। फिर बेनिफिट क्या होगा इसमें, बेनिफिट क्या होगा कि लास्ट 12 महीने में आपने जितनी भी सैलरी ड्रॉ करी है, ठीक है, उसका एक एवरेज निकाला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने रिटायरमेंट से पहले लास्ट 12 महीने में किसी महीने मान लीजिए 1 लाख था, किसी महीने में 1,01,000, किसी महीने में 1,10,000, तो 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज सैलरी का 50% जो है आपको पेंशन की तरफ मिलेगा। ठीक। और ये तब मिलेगा जब आपने एटलीस्ट 25 साल जो है वो सर्विस करी है। ठीक। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10 साल सर्विस करी है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया 10 साल ही है, 10 साल सर्विस करी है, तो 10,000 पर मंथ का आपको वो मिलेगा, पेंशन मिलेगा। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र ने पहला स्टेट बन गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाला। ठीक। तो महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन फिर सी पार्ट पे चलते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पे चलते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में 2 चीज याद रखनी है, एक तो कि रिपोर्ट का नाम क्या है,
फिर उसका पब्लिशिंग अथॉरिटी क्या है, ठीक है। ये दो चीज याद रखनी है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वो मैं बताऊंगा, ठीक। बेसिकली ये दो चीज याद रखनी है। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, अच्छा, यूएन से इंस्पायर होकर जो है नीति आयोग भी अपना एसडीजी इंडेक्स निकालता है, ठीक है। तो उसमें भी उसमें स्टेट्स को रैंक करता है वो, ठीक है। तो अभी जो है ये देखते हैं, जो यूनाइटेड नेशन निकालता है इंटरनेशनल लेवल पे, इसका इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें से कोई भी ट्रैक पे नहीं है जिसको फुली अचीव किया जा सके 2030 तक, ठीक है। बस ये, इसमें ये याद रखना है, इंडिया जो है फर्स्ट टाइम जो है टॉप 100 में आया 99th रैंक पे, ठीक है। और बस इसमें यही है, इसमें इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। और फिनलैंड एज यूजुअल हमेशा एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर है, ठीक है। और इनफैक्ट 19 ऑफ द टॉप 20 आर यूरोपियन कंट्रीज। चाइना की रैंक 49 है, इंडिया की रैंक 99 है, ठीक। और ऑब्वियसली देखा मैं कि कोई भी एसडीजी टारगेट पे है नहीं, ठीक है, जिसको पूरा हो सके, ठीक। इसमें बस यही है। और उसके बाद कि इंडिया का स्कोर कितना है, 67 है, ठीक है। बाकी इंडिया का इंप्रूवमेंट है, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इंडिया का रैंक कितना 99 है, बस ये याद रखिए, ठीक है। फिर बाकी जो अगल बगल में हमारे देश हैं वो उससे मतलब क्या रखिए, भूटान का 74 रैंक है, नेपाल 85, मालदीव 53rd, श्रीलंका जो है 93rd पे है, बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे पीछे हैं, ठीक है। इस बात पे खुश हो सकते हैं। फिर ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है, ठीक है। एक तो ये याद रखना है। फिर दूसरा हाईलाइट क्या है रिपोर्ट का, एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये है कि जो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, ठीक है, वो $2.2 ट्रिलियन होने का अनुमान है, कब, विच इज $2.2 ट्रिलियन हो गया है, विच इज डबल द कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल, ठीक है। मतलब ऑयल, नेचुरल गैस और कोल में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे डबल हुआ है, किसमें हुआ है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी में हुआ है, $2.2 ट्रिलियन का, ठीक। एक ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी खबर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ये इन्हें इम्फेसाइज क्या किया है कि अगर कि टू ट्रिपल द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, एनुअल इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी डबल। मतलब अभी डबल तो हो रहा है वैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस और कोल के कंपैरिजन में, लेकिन इसका भी अगर डबल कर दें तो तब जाके रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो ट्रिपल हो पाएगी बाय 2030। जैसे जानते हैं कि इंडिया का रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है, एटलीस्ट 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो और 500 गीगावाट, ठीक है। बाकी ये $1.3 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया करेगा बाय 2025 तक, ये है, ठीक है। फिर सिंस 2025 चाइना हैज मोर देन डबल इट्स क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एक तो ये याद रखना है। बाकी और क्या है, इंडिया का कितना हुआ है, इंडिया का जो है वो $37 बिलियन का है, ठीक। बस इसमें यही यही डेटा, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने, $1 बिलियन से बढ़कर $6 बिलियन पे आ गया है इंडिया का, जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, ठीक है। जो और रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है, 100 गीगावाट तक जाना है 2047 तक। अभी कितना है, अभी करीब जो है मेरे ख्याल से आठ आठ गीगावाट के आसपास है, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ एडिशन ऑफ नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, ठीक है। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी का मतलब क्या है, जैसे जो ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हो गए, ठीक है, या फिर आपके पोर्ट्स हो गए, वहां पे कोई जहाज आता है तो उसका लिखा पढ़ी जो कागज पत्र का काम होता है उसमें कितना समय लगता है ना, ये निकालता है ये वाला नेशनल टाइम रिलीज स्टडी के थ्रू, ठीक है। इसको रिलीज किसने किया है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनांस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। ये कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन, इन्होंने रिलीज किया है, ठीक है। इसका हाईलाइट क्या है, ठीक है, कि टाइम टेकन फॉर द कार्गो रिलीज, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि सिंस 2019 से जो है ये रिलीज हो रहा है, 15 मेजर लोकेशंस पे किया जा रहा है इसको, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कुछ इस एडिशन में 3 एडिशनल पोर्ट्स को जो है शामिल किया गया है, कोची सी पोर्ट, ठीक है, गारी हरसाऊ इंटीग्रेटेड चेक आईसीडी है, और जयगांव एलसीएस, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो है इसमें जो सबसे कम समय लग रहा है, ठीक है, वो सी पोर्ट में लग रहा है, कितना, 6 घंटा, ठीक है। फिर एसीसी में 5 आवर, फिर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में 18 घंटा, ठीक है। और ये सब है। बाकी और इसमें और कुछ और याद नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एक तो किसने रिलीज किया है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये कौन 3 नए ऐड हुए हैं, ठीक है। हालांकि इसकी संभावना कम ही है कि ये पूछे, मोस्ट प्रोबेबली ये ना ही पूछने के चांसेस जीरो ही हैं इसके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन पढ़ सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ये पूछेगा कभी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालता है। इसके तहत ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, और उसको डेवलप किसने किया था, दो इंपॉर्टेंट लोग थे, महबूबुल हक, महबूबुल हक, ठीक है, स्पेलिंग देख सकते हैं, महबूबुल हक, और दूसरा अमर्त्य सेन,
ठीक है, इसी के लिए अमर्त्य सेन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये होता है। ठीक है, जिसमें इंडिया का रैंक जो है वो कितना है, इंडिया का रैंक जो है ये है 130। ठीक, उसके बाद जो है फिर उसके अलावा होता है ये रहा 130 है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एक इम्पोर्टेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 58 ईयर था 1990 में, अब 72 साल हो चुका है। ठीक है, फिर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एक ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इसमें। ठीक है, जो कि 1990 में जो है 13 साल था, 8.2 साल था, अब बढ़ के 13 साल हो गया है। फिर ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, इसके ऊपर जो है एसडीआई निकाला जाता है। ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम ये भी बड़ा है, कितना बड़ा है ये अच्छा, ये परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में है। तो उस समय जो 1990 में $2167 था, अब बढ़ के $9046 हो गया। ठीक है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी में है, तो उसमें नहीं है, जो रियल नॉमिनल जीडीपी होता है उसके टर्म्स में नहीं है। फिर एक इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें किसने टॉप किया, आइसलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, फिर इसमें फिर एक ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसमें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है कितना है कि बोला कि 1.1 बिलियन पीपल जो है, यानी 18.3% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये जो कि 112 देशों में है, और वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रही है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है इसमें। फिर दूसरा जो है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ये जेंडर ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ठीक है, और ये क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। ठीक है, इसमें जो है डेनमार्क ने टॉप पोजीशन होल्ड करी है। इंडिया की रैंक इसमें भी खराब है काफी। ठीक है, इंडिया की रैंक जो है इसमें 102nd है। ठीक, बस इसमें ये याद रखना, और उसमें डिटेल याद नहीं रखना है। फिर पंचायत असेसमेंट इंडेक्स। ठीक है, पंचायत असेसमेंट इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने निकाला है, पहली बार निकाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचायत असेसमेंट इंडेक्स। ठीक है, 2.5 लाख पंचायत को जो है वो इसमें असेस किया गया है। ठीक, एक तो इसमें ये है। फिर दूसरा क्या है कि इसमें परफॉर्मेंस जो है वो 4 कैटेगरी में नापी गई है। एक है अचीवर, जिसमें 90+ का स्कोर किया है, जिसमें कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन। फिर फ्रंट रनर, जिसमें 75 से 90 के बीच में, परफॉर्मर 60 से 75 के बीच में, फिर एस्पिरेंट 40 और 60 के बीच में, और बिगिनर जो है 40 के नीचे जो है तो बिगिनर। ठीक है, और इसमें ये क्या है, यहाँ पे देखिए कि फुल अचीवर अचीवर में तो कोई नहीं है। ठीक है, फ्रंट रनर में 699 है। ठीक है, जो कि 0.3% है। परफॉर्मेंस में इतने हैं, और ये एस्पिरेंट में इतने हैं। मैक्सिमम किस स्टेट से हैं वो देखिए, कि टॉप फ्रंट रनर में जो है मैक्सिमम गुजरात से है 346, और तेलंगाना से है 270। ये याद रखना है बस। फिर रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन माइनिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, ये इंडिया का अभी देखा था हमने कि फोर्थ पोजीशन है किसमें, आयरन ओर में। ठीक है, सेकंड किसमें है, एल्युमिनियम में। ठीक है, और थर्ड किसमें था, लाइम में था। ठीक है, सेकंड एल्युमिनियम में, फोर्थ जो है किसमें है, फोर्थ जो है आयरन ओर में, और टॉप 10 प्रोड्यूसर में है किसमें, रिफाइंड कॉपर में। ठीक, एक ये दो दो चीज याद रखनी है, फोर्थ किसमें है, आयरन में, और सेकंड किसमें है, एल्युमिनियम में। ठीक है, फिर आयरन ओर का ये डेटा दिया कितना प्रोडक्शन हुआ है, 289 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। याद रखना तो रखिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है इसमें। नॉन फेरस मेटल में जो है एल्युमिनियम कितना, 42 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर एनर्जी स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट। ठीक है, किसने निकाला है, ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने निकाला है। ठीक, फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, कि जो इंडिया का टोटल कोल रिजर्व है वो कितना है, 389.42 बिलियन टन है। और कोल का जो इंडिया में प्रोडक्शन होता है वो करीब करीब 1 बिलियन टन का होता है एनुअल प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब 997 करीब मिलियन टन है, 1 बिलियन टन के अराउंड अराउंड। मतलब अगर इसी इसी रेट से इंडिया प्रोड्यूस करता रहा तो इंडिया का कोल जो है अगले करीब करीब 389 साल तक चलेगा। ठीक है, और इसमें हाईएस्ट किस में है, उड़ीसा में है, फिर झारखंड में है, ये पूछ सकता है डेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, कि मैक्सिमम जो है किसमें ये कोल के रिजर्व में। ठीक है, तो उड़ीसा में सबसे मैक्सिमम है, फिर झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर मध्य प्रदेश में। क्रूड ऑयल रिजर्व, ठीक है, क्रूड ऑयल रिजर्व में भी है इंडिया के पास, जिसमें वेस्टर्न ऑफशोर जो है वो सबसे ज्यादा है, 32%। फिर असम में 21 पॉइंट, अच्छा, असम में जो डिगबोई है वो इंडिया का पहला वो था जिसमें जो तेल का कुआं खोजा गया था। ठीक है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। ठीक है, बाकी ये जो है डेटा अगर याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। फिर नेचुरल गैस का रिजर्व जो है इंडिया में कितना है, 1094.19 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, इतना है नेचुरल रिजर्व का इंडिया में। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें है, फिर अगेन वेस्टर्न ऑफ शोर में,
फिर ईस्टर्न ऑफ शोर में इतना है, और असम में जो है 15.03% है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, इसको पोटेंशियल याद नहीं रखना है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा है वो लास्ट में जो है इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ वो ज्यादा रिलायबल है, वहां पे देखेंगे। ठीक है। ये सारा डेटा जो है बहुत मिक्स मिक्स फॉर्म में, इसको मत याद रखिए। जो एंड में डेटा दिया है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको याद रखेंगे। हालांकि ये डोमिनेंस ऑफ कोल अगेन 79% जो है अगेन कोल से ही निकल रहा है। ठीक है। और कोल का जो प्रोडक्शन है वो 11.7%, 7.1% बढ़ा है, कितना, 997 मिलियन टन। ठीक है। 997 मिलियन टन है, जिसमें से करीब करीब कोल इंडिया का ही शेयर आई थिंक 800 मिलियन टन के आसपास है। ठीक है। फिर उसके अलावा जो है और ये डेटा ये ठीक नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लीव कर सकते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, क्योंकि ये पूछा हुआ है। इंडिया में जो है वो बढ़ गया है लास्ट 10 ईयर्स में, 1106 किलोवाट आवर पर पर्सन हो गया है। यही बिहार में करीब करीब 361 किलोवाट आवर पर पर्सन है। ठीक है। तो बिहार का डेटा भी याद रखना है। ठीक है। फिर इंडिया का जो क्रूड ये जो इंपोर्ट करता है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है 89% इंपोर्ट करता है, नेचुरल गैस 46%, कोल जो है 25%। हालांकि 1 बिलियन टन का इंडिया में प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन इंडिया की में कोल की रिक्वायरमेंट कितनी है? ठीक है, वो करीब 1250 मिलियन टन के आसपास है, तो 25% जो है वो इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। करीब 1200 के आसपास, 1200 1250। फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है, किसने किया है? मॉस्पी ने रिलीज किया है। एक तो ये याद रखना है। फिर दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डेटा है कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है, एक इम्प्यूटेड वैल्यूज, एक विदाउट इम्प्यूटेड वैल्यूज, एक विद इम्प्यूटेड वैल्यूज। विदाउट इम्प्यूटेड वैल्यूज का मतलब जो एज इट इज डेटा आया वो, और इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब कुछ उसमें एडिशन कर दिया गया। ठीक है। तो इम्प्यूटेड वैल्यू वाला जो है वो याद रखिए कि रूरल इंडिया में 4247 है, अर्बन इंडिया में 7078 है। ठीक है। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है। और रूरल अर्बन का गैप जो है वो रिड्यूस हुआ है, 84 से घट के 70% पे आया, हालांकि अभी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी रिड्यूस तो हुआ है। ठीक है। बाकी गिनी कोफिशिएंट पीछे भी देखा था हमने, रूरल एरियाज में 0.26, ये 66 है। ठीक है। अर्बन एरियाज में जो है वो कितना है, 0.237 पे आया, अर्बन एरियाज में 0.284 पे आ गया है। ठीक है। इसमें बस यही याद रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है। और कौन से स्टेट में जो है वो हाईएस्ट है एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो, मैक्सिमम जो है वो कितना है, उड़ीसा में है। मैक्सिमम इंक्रीज जो है उड़ीसा में हुआ है। ठीक है। और अर्बन एरियाज में हाईएस्ट इंक्रीज किस में हो, पंजाब में हुआ है। ठीक है। और लीस्ट इंक्रीज, ठीक है, वो रूरल महाराष्ट्र में हुआ है, और अर्बन कर्नाटका में हुआ है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर अर्बन और रूरल के बीच में जो गैप है वो सबसे लोवेस्ट किस में है? लोवेस्ट है केरला में, सिर्फ 18% है। हाईएस्ट झारखंड में है, 83%। फिर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये कौन निकालता है? अच्छा, एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स होता है, वो निकालता है विपो। ठीक है। वो इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ये कौन निकालता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? वो निकालता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन अप्रैल 15, ये रिलीज किया, 13 एडिशन था। इंडिया की रैंक थी 43 इसमें। ठीक है। और टॉप पे ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट, यूके, फिर सेवरल यू मेंबर स्टेट और जापान वगैरह, ये सब जो टॉप पे हैं। ठीक है। और इन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने और कुवैत ने, जिसमें 17.55% का स्कोर है। ये इंडिया का स्कोर क्या है ये याद रखना है, 43 रैंक पे है, और 38.45% है। ठीक, इसमें ये याद रखना है। फिर सिक्स्थ राउंड ऑफ इंडियाज रिमिटांस सर्वे, ठीक है। रिमिटांस सर्वे जो है, जैसे जानते हैं, इंडिया में करीब करीब 120 से 125 बिलियन डॉलर का रिमिटांस आता है इंडिया में हर साल। ठीक है। और मैक्सिमम रिमिटांस जो है अब इंडिया में आने लगा है। ठीक है। तो ये रहा, सॉरी, 118 है। ठीक है। और 2011 10-11 में 55 बिलियन डॉलर था, अब बढ़ के 118 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम रिमिटांस कहाँ से आता है? वो आता है यूएस से, आता है 27.7%, फिर यूएई से आता है 19.2%। ठीक है। ठीक है। बस इसमें फिर क्या है, और फिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो, उसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से। क्यों? क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ वाले एरिया में ज्यादातर जो है अनस्किल्ड लेबर जाता है। ठीक है। और ये बड़े कंट्रीज में जैसे यूरोपियन यूनियन हो गए या फिर यूएस हो गया, यहाँ पे स्किल्ड लेबर जाता है। तो वहां से बढ़ रहा है, गल्फ से कम हो रहा है, मतलब जो नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर है दे आर माइग्रेटिंग। ठीक है। मतलब स्किल जो है लेवल इंडिया में इंक्रीज हो रहा है।
तो ये कभी 47% हुआ करता था, अब घट के 38% हो गया है। ठीक है, एक याद रखना है। फिर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो महाराष्ट्र टॉप पर है। एफडीआई में भी महाराष्ट्र टॉप पे है, याद याद रखना। ठीक है, और सेकंड पे केरला है इसमें, लेकिन एफडीआई में सेकंड पे कौन था? कर्नाटका था। फिर बाकी जो है तमिलनाडु है, तेलंगाना है और कर्नाटका वगैरह। फिर वर्ल्ड बिलियनियर। फिर जो वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट फोर्ब्स की है 2025 में, ठीक है, इसमें देखते हैं वर्ल्ड बिलियनियर। ठीक है, इसमें जो है निकाला किसने है? ये अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने निकाला है। ठीक है, इसमें टॉप 3 बिलियनर्स तो ऑब्वियसली ये हैं। और सबसे ज्यादा जो रैंक है, सबसे ज्यादा किसमें बिलियनर है? 902 है, यूएस में है। फिर चाइना में 516 है, इंक्लूडिंग हांगकांग। इंडिया में 205 है। ठीक है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके अलावा इंडिया का पोजीशन ऑब्वियसली 205 है, पिछली पिछली बार कंपैरिजन में 5 बढ़ गए हैं। ठीक है, एक याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो है मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट हैं। ठीक है, इंडिया में रिचेस्ट के मामले में सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? अडानी आते हैं, गौतम अडानी। ये है ओवरऑल रैंक कितनी है इनकी? 18 है और गौतम अडानी की 28 है। ठीक है, फिर इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी रिवोल्यूशन 2024 का अचीवमेंट। ठीक है, इसको जो है डिटेल में देखेंगे लास्ट में। इसमें बाकी जो है वैसे देख लेते हैं कि कितना था। करीब करीब इंडिया का प्रोडक्शन करीब 450 गीगावाट का है, जिसमें से करीब करीब 200 गीगावाट। ठीक है, मोर और लेस, यही 217 टू बी स्पेसिफिक इतना है। ठीक है, कितना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है? ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में कौन कौन है? राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु, जो 71% और टोटल कैपेसिटी इसी में है। ठीक है, एक तो ये है। बस इसमें और इंपॉर्टेंट चीजों में लीडिंग स्टेट्स में, सोलर एनर्जी के मामले में लीडिंग स्टेट्स में गुजरात है, कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु है। ठीक है। ठीक है, इसमें यही है बस, और इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। फिर वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, 5% रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है 12.6% रहा है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा रहा है 16%, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में 8% रहा है ये। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। फिर सिक्स्थ, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और ये लॉजिस्टिक्स वगैरह के बारे में कितना, लॉजिस्टिक्स के मामले में कौन सा स्टेट आगे है वो ये कैरी करता है। ठीक है, इसका इंस्पिरेशन क्या है? वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है। और ये कॉमर्स इंडस्ट्री ने निकाला था, कब निकाला था? पहला 2018 में निकाला था। ठीक, बाकी रैंक्स अगर देखें तो कोस्टल स्टेट्स में अचीवर में गुजरात है। ठीक है, और लैंड लॉक्ड में अचीवर में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश वगैरह है। नॉर्थ ईस्टर्न में अचीवर में जो है असम है। ठीक है, इसको यही याद रखना है बस, और कुछ नहीं। फिर क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये कौन निकालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला है। ठीक है, इसको नापता क्या है कि पब्लिक स्पेंडिंग का इफेक्टिवनेस कितना है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या निकलता है? कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है इंडिया का अराउंड मोर देन 3% ऑफ जीडीपी हो गया, मोर देन 3% ऑफ जीडीपी। फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल आउटपुट आउटले रेशियो। ठीक है, मतलब कैपिटल आउटले रेशियो के कंपैरिजन में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, वो लो हो तो ही अच्छा रहता है। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, मतलब कितना क्रिटिकल सेक्टर में जो है गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट टू द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इंडिया का इंटरेस्ट पेमेंट करीब करीब अराउंड आई थिंक 25% के अराउंड है। ठीक है, जब यूनियन बजट का डेटा देखेंगे तो इसको देखेंगे, अलग से कवर करेंगे इसको। ठीक है, फिर अब मिसलिनियस डेटा देख लेते हैं। क्या ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, ये डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई की बात कर रहा है, तो एमएसएमई का कुछ डेटा है। ये तो 29% जो है इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट कंट्रीब्यूट करता है। 60% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स, मतलब जो एग्रीकल्चर के बाहर जितना लेबर है, उसका 60% सिर्फ ये एम्प्लॉय करता है। ठीक है, फिर 40% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये है। फिर 2025-26 के बजट में इसको बढ़ाया गया है, इसका इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है? 2.5 करोड़ जो है माइक्रो का है, स्मॉल का 25 करोड़, मीडियम का 125 करोड़, और टर्नओवर जो है उसी का 4 टाइम्स। फिर ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, पहला है वो दुनिया का ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट। ठीक है, पूछेगा तो यही पूछेगा और कुछ नहीं है। अगर ये साइन होता है तो लीगली बाइंडिंग होगा ये। ठीक है, वंस रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 60 कंट्रीज। ठीक है, ये कब नेगोशिएशन कब हुआ था? जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोविड 19 का। ठीक,
बाकी की प्रोविजन वगैरह ये है मतलब स्टेट पीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए खासकर नॉट इम्पोर्टेंट। फिर इंडियाज मेजर पोर्ट अचीव अचीव हिस्ट्रिक माइलस्टोन कितना किया है? ठीक है, 4.3% इंक्रीज हुआ है कार्गो हैंडलिंग में। ठीक है, 819 मिलियन टन से बढ़ के 855 मिलियन टन हो गया 2024-25 में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा डेटा, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये जो है फर्स्ट टाइम जो हिस्ट्री में मेजर पोर्ट्स जैसे पारादीप पोर्ट अथॉरिटी और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, उन्होंने सरपास किया। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कहाँ है? ये कलकत्ता में हल्दी वाला पोर्ट है, वो है। ठीक है, और इन्होंने 150 मिलियन टन, नॉट नॉट दीनदयाल, वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल वाला जो है वो कांडला को गया, सॉरी। फिर ये 150 मिलियन टन का कार्गो हैंडलिंग मार्क को वो अचीव किया। ठीक है, इंडिया के दो इंपॉर्टेंट है जिसका 150 मिलियन टन है, दो ही है जिसमें 150 मिलियन टन का कार्गो हैंडल किया जाता है। ठीक, एक ये याद रखना है। फिर दूसरा, 2 साल हो गए ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, और अभी यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ उसके 2 महीने हुए हैं। ठीक, इसमें कितना कितना डेटा है वो एक बार देख लीजिए, डबल हो गया है। कि 2020-21 में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड था 12.2 बिलियन डॉलर था, अब बढ़ के 26 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, इसको यही याद रखना है। फिर न्यूज इन शॉर्ट्स वगैरह वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया गया है। अच्छा, और ये पोस्ट पेमेंट बैंक जो है डिफरेंशिएटेड बैंक है, इसको जो है रिकमेंड किसने किया था? नचिकेत मोर कमेटी ने किया था। ठीक है, इसे पूछेगा तो यही पूछेगा, इंडिया पोस्ट किसको डिजिटल पेमेंट का अवार्ड मिला है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। ठीक है, फिर IREDA को एक्सीलेंट रेटिंग का अवार्ड मिला है। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। अच्छा, ये क्या है? एक एनबीएफसी की, एनबीएफसी है ये। ठीक है, एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है। मतलब उसमें कुछ कुछ क्वालिटीज बैंक की होती हैं, कुछ क्वालिटीज बैंक की नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर आर सर्टेन जो डिपॉजिट ले सकते हैं, देयर आर सर्टेन जो डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्राइटेरिया पे डिफरेंट होते हैं ये। बाकी अगर डिफरेंट अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें अलग से कवर करेंगे इसको। फिर डिजिटल इनिशिएटिव क्या किया गया है? जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए डिजिटल इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। क्या है? डिपो दर्पण पोर्टल, ठीक है, एक अन्न मित्र मोबाइल ऐप, और एक अन्न सहायता ग्रीवांस डिजिटल सिस्टम। ठीक, ये याद रखना है इसमें। फिर मिनी रत्न स्टेटस दिया गया 3 डिफेंस पीएसयूज को। ठीक है, उसके पहले देखते हैं कि एक तो मिनी रत्न स्टेटस होता है, ठीक है, उसके अलावा एक नवरत्न होता है। नवरत्न, ठीक है, जो टोटल कितने हैं? 25 हैं। और एक होता है महारत्न जो हाईएस्ट रेटिंग होता है। ठीक है, वो टोटल 14 है। 14वां कौन सा हुआ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वां महारत्न का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, ये क्या याद रखना है। अच्छा, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था उसको जब तोड़ के 7 पीएसयूज में कन्वर्ट किया गया था उसका कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए, तो उसी में से ये 3 पीएसयूज हैं जिनको ये मिनी रत्न कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, एक तो म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, और उसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। ठीक है, ये वही है, यहाँ लिखा हुआ है ये 7 पीएसयूज कार्व्ड आउट ऑफ द अर्स्टवाइल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, और मिनी रत्न कैटेगरी वन स्टेटस में आने के लिए चाहिए क्या? प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए 30 करोड़ का और मोर इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर के में एटलीस्ट एक साल में प्री टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए। फिर वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने निकाला है। ठीक, ये याद रखना है। वो पीछे देखा ही था हमने कि $2.2 ट्रिलियन जो है वो क्लीन क्लीन एनर्जी में जो है वो आया है। फिर निवेशक शिविर, निवेशक शिविर क्या है? लॉन्च किसने किया है? पहले तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। निवेशक, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और निवेशक कौन होता है? इन्वेस्टर होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए जो है एक अथॉरिटी भी है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्टर ऑफ फिनांस के कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आता है। और सेबी के साथ मिलकर इन्होंने निवेशक शिविर को लॉन्च किया है। ठीक, इसमें ये की याद रखना है। फिर इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग है, वो BBB कर दी गई है। ठीक है, एक 3 होती हैं, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक मूडी, और एक फिच। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है, इसको याद रखना है। फिर शक्ति पॉलिसी, इसमें पूछने के चांस ये है शक्ति पॉलिसी किससे रिलेटेड है? कोयले से रिलेटेड है ये। ठीक है, दैट्स ऑल, इसमें यही याद रखिएगा, कोयला से रिलेटेड है शक्ति पॉलिसी। फिर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन ये कहाँ हुआ है? रॉटरडैम में हुआ है, नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है, इंडिया से संतोष कुमार सारंगी जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। बाकी इंडिया में 3 मेजर ग्रीन हाइड्रोजन हब हैं, कौन कौन से? कांडला पोर्ट, पारादीप पोर्ट, और टूटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। ठीक, इसको याद रखना है। फिर PM इंटर्नशिप स्कीम,
पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत एक ये था, एक तो 1 करोड़ यूथ को जो है इन टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप दी जाएगी, और कितने पैसे दिए जाएंगे, 5,000 रुपीज पर मंथ फॉर सेलेक्टेड इंटर्न्स फॉर 1 ईयर। ठीक है। अच्छा, ये सारे शॉर्ट न्यूज़ है, इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए, डिटेल में जो कोई चीज़ होगी उसको बताऊंगा मैं। फिर आरबीआई और ये क्या है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने इन्हें कैंपेन चलाया, जैसे जानते हैं ना, वो चलाते हैं कि आरबीआई कहता है कि फ्रॉड से बचें, ये वो। तो उसी से रिलेटेड है ये, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आरबीआई कहता है इनिशिएटिव वगैरह ये सब। ठीक है, एक इन्होंने फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेज चलाया फेम बुकलेट के अंदर में। ठीक। फिर एक है फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे ऑन प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इंटेंशन। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट में एक डेटा क्या निकल के आया है, डेटा ये निकल के आया है कि हाँ, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट पर एंटरप्राइज इन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इंक्रीज हुआ है, कहाँ से, 3151 करोड़ से लेकर 3279 करोड़ रुपए हुआ था 2022-23 में, और 23-24 में बढ़ के ये 4183 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, ये याद रखना है। फिर इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024। ठीक है, किसने किया है ये? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है ये? रिसेंटली इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट पब्लिश। ओके, नॉट, इसमें दिया नहीं है, लेट मी चेक। ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने किया है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें हांगकांग सबसे फ्री इकोनॉमी है, इंडिया की रैंक क्या है, 84 रैंक है। ठीक है। फिर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, चाइना निकल के आया है। 118, 2024 का, फाइनेंशियल 2024 का है ये। अगर पूछेगा फाइनेंशियल 2024 में इंडिया का जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, तो चाइना है। और यूएसए को पीछे छोड़ दिया, अब तो यूएसए के साथ जैसा पंगा चल रहा है, तो मुझे लगता है यूएसए तो बहुत पीछे हो जाएगा। ठीक है, और लेटेस्ट डेटा निकाला किसने, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने निकाला ये। फिर स्वावलंबी स्कीम किसके लिए है? एक तो एमएसएमई, ये है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है ये। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वुमेन और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यही याद रखना, स्वावलंबनी स्कीम। फिर भीम 3.0। ठीक है, वो एनपीसीआई ने निकाला है। ठीक है, एनपीसीआई क्या था, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का कंबाइंड एफर्ट था, एनपीसीआई। ठीक है, और एनपीसीआई का ही जो है यूपीआई है, यूपीआई डेवलप किया इन्होंने, एनपीसीआई ने। ठीक है। फिर नीति आयोग रिपोर्ट ऑन ऑटोमोटिव सेक्टर। ठीक है, ऑटोमोटिव सेक्टर में क्या है, दो चीज याद रखनी है, 7.1% इंडिया की जीडीपी में किसका प्रोडक्शन है, किसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑटोमोटिव सेक्टर का। ठीक, और 49% टू द मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। और इंडिया दुनिया का चौथा लार्जेस्ट ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर है। टॉप थ्री कौन सा है, चाइना है, यूएस है, फिर जापान है। ठीक है, रिपोर्ट लॉन्च किसने किया, वाइस चेयर पर चेयरमैन है सुमन बेरी। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन जो है वो बाय डिफॉल्ट कौन होते हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। फिर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पूछेगा नहीं। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है हिस्ट्रिक हाई पे, टोटल एक्सपोर्ट कितना हो गया, $778 बिलियन हो गया है। ठीक है, 2023-24 में, जिसमें से $437 बिलियन का तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, और $341 बिलियन का जो है सर्विस का एक्सपोर्ट है। ठीक है, फिर कुमुलेटिव एक्सपोर्ट जो है वो 600, अच्छा अच्छा, अप्रैल से दिसंबर 2024 वाला जो था उसमें $602 बिलियन अभी तक हो चुका है। ठीक है, बाकी टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मुझे लग रहा है यूएस से जो हट जाएगा, यूएई सेकंड पे है, नीदरलैंड थर्ड पे है, चाइना जो है वो फोर्थ पे है। फिर इंडिया का पहला फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसशिपमेंट पाइप। ठीक है, टाटा स्टील ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने डेवलप कर लिया है, तो एक ये याद रखिएगा, टाटा स्टील। फिर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर पीएम किसान संपदा योजना, कृषि सिंचाई योजना 2.0। ठीक है, किसके अंदर में बनाया जा रहा है ये, कृषि सिंचाई योजना के तहत बनाया जा रहा है, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट। ठीक, और इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है रिसेंटली, इन्होंने लॉन्च किया है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। ठीक, कहाँ पे, भारत क्लाइमेट फोरम 2025 न्यू दिल्ली में। फिर नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में पूछा है नेशनल टर्मरिक बोर्ड पे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और सॉरी, न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर जो है निजामाबाद तेलंगाना में है। ठीक है, और ग्लोबली ये क्वेश्चन था, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक ग्लोबली। ठीक है, और इंडिया 70% दुनिया का टर्मरिक इंडिया में प्रोड्यूस होता है।
और 62% तक ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया होल्ड करता है। फिर अन्य चक्र एंड स्कैन परफॉर्मिंग, ठीक है, ये पीछे हमने देखा था कि अन्य चक्र और स्कैन यानी सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन, ये किसका है पोर्टल, ये किसका है, पीडीएस सिस्टम के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए है। फिर एलआईसी का बीमा सखी योजना, ठीक है, वुमेन के लिए है ये, वुमेन को एम्पावर करने के लिए पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया। फिर ग्रिड कॉन, ये किसने लॉन्च किया, मनोहर लाल खट्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर है, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया कहाँ से, यशोभूमि से, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने किया था, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक। फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन में सर्ज हुआ है तो ऑब्वियसली कि 46% का एनुअल जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज किया है इंडिया ने। और टोटल जितना भी इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट होता है उसका 70% सिर्फ यूपीआई से होता है, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव किसने किसने और जो है वो किया था, यूएन जनरल असेंबली ने किया था 2025 को, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। और अमित शाह ने एड्रेस किया था एक इनॉग्रल फंक्शन कहाँ से, मुंबई महाराष्ट्र में। फिर 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने किया है, ठीक। इसमें यही है और कुछ भी नहीं है। और कि इंडिया का जो ग्लोबल रैंकिंग है फिशरी प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, और वो भी चाइना के बाद है, और एक्वाकल्चर में भी सेकंड लार्जेस्ट है, और फोर्थ लार्जेस्ट इन द ग्लोबल सी एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया जो है पूरी दुनिया का 7.7% का ग्लोबल फिश प्रोडक्शन को इंडिया में होता है। और एक होता है इनलैंड, एक होता है मरीन, मतलब मरीन का मतलब समुद्र से जो प्रोड्यूशन प्रोडक्शन होता है वो, इनलैंड का मतलब जो नदियों में, और उसके अलावा जो आर्टिफिशियल जो पॉन्ड्स बनाए जाते हैं उसमें जो प्रोडक्शन होता है, तो 75% इनलैंड से प्रोड्यूस होता है इंडिया में। तो टॉप फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ठीक है। फिर इंडिया हनी अलायंस, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया गया है 74 से 100% कर दिया, किसमें, ये इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है डेटा के साथ। फिर इंदस फूड 2025, ये कहाँ, ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया था, चिराग पासवान ने। फिर एक जलवाहक, जलवाहक किसके लिए है, ऑब्वियसली ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है जलवाहक पोर्टल, ऑब्वियसली जो नेशनल वाटरवे के में जो कार्गो जाता है उसके लिए है जलवाहक। फिर टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कितना, 41% का, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है इसमें किस में गया है, अभी 31,000 करोड़ जो है करीब वो गया है उत्तर प्रदेश में, सेकंड बिहार, थर्ड वेस्ट बंगाल, फोर्थ महाराष्ट्र एमपी। फिर लाइट हाउस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, बोला था कि मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत और अमृतकाल विजन 2047 के तहत लाइट हाउस, जैसे जानते हैं कि पुराने जमाने में जो पोर्ट्स के पास लगे रहते थे ताकि लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, उसके लिए होता था, तो यही है इसमें। फर्स्ट एडिशन जो है वो उसमें फोर्ट अगुड़ा गोवा में उसको इनॉग्रेट किया गया था। फिर सेकंड एडिशन उड़ीसा में, इसमें दो इंपॉर्टेंट लाइट हाउसेज हैं, एक है चौमुख और एक है धामरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखना है, ठीक। और उसके अलावा फिर ठीक है, अच्छा ये उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, ये तो उड़ीसा में लोकेटेड है। उसके बाद फिर विरासत, विरासत जो है वो हैंड वुवन साड़ी इंडिया की जो है उसके लिए है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, हैंडलूम हाट जनपथ नई दिल्ली में। फिर हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, इन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन को, ठीक। फिर एनवीडिया ने एप्पल को सरपास कर दिया, हालांकि ये आगे पीछे लगा रहता है, कभी एप्पल आगे हो जाता है, कभी एनवीडिया आगे हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है एनवीडिया और एप्पल में, एनवीडिया ने 3.35 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट इवैल्यूएशन प्राप्त कर ली है, कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं होती है, ठीक है। फिर मार्केट लीडरशिप ऑब्वियसली वो एआई की वजह से एनवीडिया जो है आगे निकल गया है। फिर एप्पल का स्ट्रगल देखिए कि एप्पल जो है वो चाइना में जो है वो हिवावी के सेल बढ़ गए हैं, एप्पल के जो आईफोन के सेल होते हैं वो घट गए हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड, ये देखा था पीछे हमने, फ्रेजर इंस्टीट्यूट निकालता है, इंडिया की रैंक कितनी थी, 82 थी इंडिया की रैंक आई थिंक, हाँ, ठीक है। इसमें हांगकांग सबसे फ्री कंट्री था। फिर इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन गया है, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी बन गया है किसका, स्मार्टफोन का, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। 15.5% ग्लोबल शिपमेंट सिर्फ इंडिया से हो रही है, चाइना का 22% है और यूएसए का 12% है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट था न्यूज में, म्यूल हंटर डॉट ए आई, ये किसका है, आरबीआई का है, ये फ्रॉड वगैरह पता करने के लिए है ये, म्यूल हंटर डॉट ए आई। फिर
रिवीजन ऑफ इंडियाज जीडीपी का बेस ईयर, पहले क्या था 2004-05 से बढ़ा के 2011-12 किया गया था, अभी जो है फिर रिवीजन करने की बात चल रही है, तो जब रिवीजन होगा तो आएगा। फिर टूना क्लस्टर अंडमान निकोबार में जो है वो बड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने $400 मिलियन का अनाउंसमेंट किया है, किसमें, ये बजाज फिनांस लिमिटेड में, किसके लिए, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो उसकी परचेज के लिए जो है लोग फिनांस करवा सकें, ठीक है। फिर नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया था, ये निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें क्या था कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया, इसको बढ़ावा देने के लिए। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी मिलके 1.54 लाख करोड़ का क्रेडिट प्रोवाइड करें, किसको, एमएसएमईस को, ठीक है। फिर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन का प्लान है, कितना है कि ये अचीव करना है 500 गीगावाट बाय 2030, और उसके अलावा 600 गीगावाट बाय 2032, ये रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। और 500 गीगावाट आउट टोटल कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए टोटल का। फिर पंडित दीनदयाल दयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, ये किसने किया है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, कहाँ पे, वाराणसी में किया है, ठीक, ये याद रखना है। फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का है, ठीक है, पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट स्कीम, ठीक है। फिर पोषण माह हर साल सितंबर में मनाया जाता है, ठीक, इसमें ये याद रखना है और कुछ भी नहीं। और इसको 7th राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ से लॉन्च किया गया, धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। फिर ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में इंडिया की रैंक देखिए, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में 109 देशों का शामिल किया गया इसमें, और सबसे लोवेस्ट रैंक किसकी रही, सूडान की रही, ठीक है। स्विट्जरलैंड की हाईएस्ट रैंक रही, इंडिया की रैंक रही 87, ठीक है, 87। फिर ये देखा था हमने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो 14th महारत्न कंपनी बन गया है। फिर आईआईएफटीज फर्स्ट ओवरसीज कैंपस कहाँ पे बना है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी के लिए है, ये कैंपस दुबई में है। और दुबई में जो है आईआईटी दिल्ली का भी कैंपस बना था दुबई में, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसमें यूएई में खुला था। फिर 4 नए नवरत्न सेंट्रल पीएसयू जो हैं, ठीक है, कौन कौन से, ये है, एक तो रेल टेल कॉर्पोरेशन, एक है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर सतलुज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसी के साथ नॉर्दर्न कंपनीज 25 हो गए टोटल, जो पीछे भी देखा था हम लोगों ने। फिर फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया, ठीक है, कहाँ हुआ है फोर्थ ग्लोबल बायो, ये हुआ है, अच्छा, ये तो लार्जेस्ट बायोटेक इवेंट है कंट्री का, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है, एक ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसी के साथ जो है यूनियन बजट पे आते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जैसे देख रहे हैं 6% की बैटरी बची है, तो फटाफट करके निपटाते हैं इसको। हालांकि जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करने वाला था वो एक्सप्लेन किया था मैंने, और बाकी जो ऐसे सिर्फ डेटा डेटा है और फैक्ट है उसको तो जल्दी जल्दी पढ़ के ही आगे बढ़ जाइए, ठीक है। हालांकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहां से भी इसको रीड भी कर सकते हैं। फिर यूनियन बजट 2025-26 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वही बताऊंगा सिर्फ मैं, कि निर्मला सीतारमन ने एक तो प्रेजेंट किया, और 8वां लगातार बजट था ये निर्मला सीतारमन का, ठीक है। और इन्होंने किसको सरपास किया, मोरारजी देसाई को सरपास किया, ठीक है, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। बजट का थीम क्या था, बजट का थीम एक ग्रेट तेलुगु जो पार्ट और प्ले राइट से लिया गया है, क्या नाम है, गुराजादा अपारो। उसमें क्या बोला था, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल, मतलब कंट्री सिर्फ मिट्टी नहीं होती है, ठीक है, उसके लोग होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ये 6 विकसित भारत के 6 कंपोनेंट होंगे, क्या, पॉवर्टी, एक तो गरीबी नहीं रहेगी, ठीक है, फिर क्वालिटी एजुकेशन सबके पास रहेगा, ठीक है, फिर अफोर्डेबल हेल्थ केयर वगैरह रहेगा, फिर स्किल जो है 100% हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लाने का टारगेट है, जो कि अभी शायद 24-25% के आसपास है, वो देखेंगे आगे। फिर फार्मर्स जो है वो इंडिया को बना दें फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। फिर 4 जो है कास्ट बताए थे इन्होंने, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ठीक है। उसके साथ जो है 10 ये प्रपोज डेवलपमेंट एरियाज थे, ठीक है। फिर 4 पावरफुल इंजन बताए थे, किसके लिए, ग्रोथ के, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ठीक है। ये तो 4 पावरफुल इंजन है। फ्यूल क्या रहेगा, रिफॉर्म्स, गाइडिंग स्पिरिट क्या रहेगी, इंक्लूसिविटी, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, विकसित भारत बाय 2047, ठीक है। 6 डोमेन में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें, टैक्सेशन में, पावर सेक्टर में, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, रेगुलेटरी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो डेटा सिर्फ मैं वो बताता हूँ कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, 50,65,000 करोड़ हो गया है, ठीक है, जो कि 7.4% हाइयर है पिछली बार के कंपैरिजन में। फिर रिसीट्स में देखिए, रिसीट्स में बोरोविंग को हटा के कितना है, 34,96,96,409 करोड़,
ठीक है, विच इज 11.1% हाइयर देन द लास्ट ईयर। ठीक है, याद रखना है। फिर जीडीपी, जीडीपी में जो नॉमिनल है, नॉमिनल क्या है मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने से पहले 10.1% है। ठीक। फिर डेफिसिट, डेफिसिट में दो टारगेट हैं। ठीक है, एक तो रिवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है 1.5%, ये रिवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना है? 4.4%। ठीक, लास्ट ईयर कितना था? 4.8%। तो ये एज इट इज पूछ सकता है 4.4%, इसको याद रखना है। ठीक है। फिर डेट जो है वो कितना है? डेट जो है वो कितना है? 56, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 56.1% और जीडीपी ये रखा गया है। ठीक है। बाकी ये रिवेन्यू रिसीट वगैरह कितना है ये वो तो देख लिया हम लोगों ने। इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे मैक्सिमम पैसा आ कहाँ से रहा है? मैक्सिमम पैसा जो है, एक तो देखिए बोरिंग लाइबिलिटीज तो मैक्सिमम रहता ही है, लेकिन उसके अलावा इनकम टैक्स हाईएस्ट है। सेकंड नंबर पे क्या है? जीएसटी है। थर्ड नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स है, एक याद रखना है। फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी और फिर कस्टम। ये पूछा हुआ है एज इट इज, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए, घटते से बढ़ते टर्म्स में लगाने के लिए बीपीएससी में पूछा हुआ है। और रुपी जाता कहाँ है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा एक तो जो है उसमें जाता होगा, ये क्या नाम है, इंटरेस्ट पेमेंट में, नहीं, स्टेट का शेयर। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, फिर सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स। ठीक। ठीक है, उसके अलावा फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, और उसके अलावा सबसे मिनिस्ट्री वाइज सबसे ज्यादा आता है डिफेंस में। ठीक है, सबसे मैक्सिमम मिनिस्ट्री डिफेंस में आता है। ठीक है। बाकी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये सब चीजें हमने देख ली हैं, ये सब ये नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो तो देख लिया हम लोगों ने। ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि फिनांस मिनिस्टर ने एक साड़ी पहनी थी, ठीक है, जिसपे जो है मधुबनी का आर्ट वर्क था। इनको किसने गिफ्ट किया था? कौन थी? पद्मश्री अवार्डी थी दुलारी देवी। देखिए, याद कर सकते हैं। ठीक है। बाकी और चीजें तो हमने देख ही ली हैं, चीजें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेंडिचर बाय मिनिस्ट्री में 53%, तो ये जो टॉप 30 मिनिस्ट्री उन्हीं को मिल गया। जिसमें मैक्सिमम किसको मिला? डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है 6,81,000 करोड़ का। ठीक, जो कि 13.4% है। पूछेगा तो यही पूछेगा। यहाँ पे डिफेंस में 4,91,000 करोड़ दे रहा है, लेकिन ये सैलरीज और पेंशन है। बाकी बचा 1,90,000 करोड़, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। ठीक। फिर मेजर अनाउंसमेंट क्या क्या था? मेजर अनाउंसमेंट था कि आत्मनिर्भर बनना है पल्सेस में। ठीक है, तूर उड़द मसूर। मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड क्यों? मखाना का 90% प्रोडक्शन तो कहाँ होता है? बिहार में होता है। ठीक है, तो बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की बात चल रही है। ठीक है। फिर लोन जो स्कीम है वो किसान क्रेडिट कार्ड का, वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की बात की जा रही है। फिर एक प्लांट, यूरिया का एक प्लांट लगाया जाएगा 12.7 लाख मेट्रिक टन के कैपेसिटी के साथ, कहाँ पे? असम में। ठीक है। बाकी न्यू फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा 10,000 करोड़ का। फिर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम ये है। फिर 5 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिससे पीछे देखा था हम लोगों ने। जल जीवन मिशन में 2028 तक एनहेंस्ड एक्सटेंड कर दिया गया है इसको। अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है। ठीक है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे कुछ बिहार में, ये रिसेंट में अनाउंस किए गए थे। ठीक है, और वेस्ट कोसी कनाल प्रोजेक्ट ये भी मिथिलांचल में बनेगा। जो है ये भी बजट में अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स का अभी उसे देखा था मैं, 12 लाख तक का जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में। फिर इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ डेटा ही डेटा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा सिर्फ वही बताता हूँ मैं क्या क्या है। कि आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट रहेगा, वर्ल्ड की जीडीपी 3.3% थी 2023 में। ठीक है, 3.2 रहेगी 2024 में, 3.3% फिर 2025 में। इंडिया के लिए कितना कितना प्रोजेक्ट किया? 6.4%। ठीक है, आईएमएफ का प्रोजेक्शन है ये, 6.4% बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ठीक, एक ही याद रखना है। एग्रीकल्चर का 3.8% का ग्रोथ रेट रहा। इंडस्ट्री जो है 6.2% रहा। सर्विसेज 7.2%। इंडिया का मर्चेंडाइज इंपोर्ट 5.2% बढ़ा है। ठीक है, रेमिटांसेस बढ़े हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 1.2% रहा है, जो कि ठीक है। फिर रिटेल इन्फ्लेशन 4.9%। ठीक। फिर फूड इन्फ्लेशन जो है ये नहीं इंपॉर्टेंट। एक कोर इन्फ्लेशन होता है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है? जो वोलेटाइल चीजें होती हैं जैसे फूड और फ्यूल, उसको हटा दिया जाता है। फिर इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये है कैश रिजर्व रेशियो, 4.5 से घट के 4% हो गया है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? वो पैसा जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जो कि आरबीआई जो जिस पर कोई टैक्स नहीं देता, मतलब वो एक लॉक हो जाता है एक तरीके से। और ये 0.5% रिड्यूस करने की वजह से 1.16 लाख करोड़ जो है वो वापस से बैंकिंग सिस्टम में आ गया लोन देने के लिए। ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट, एक ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है 2.6% हो गया है, और नेट एनपीए एनपीए रेशियो जो है 0.6% हो गया है, जो कि लोवेस्ट है पिछले 12 साल का। ठीक है। फिर ये एक और एक टेक्निकल टर्म है,
कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो 16.7% आ गया है, जो कि हाईली अनलाइकली पूछेगा। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, आरबीआई निकालता फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा बाकी चीजें तो ये सब वही रिपीट कर दिया। ये देखिए, कोर कोर इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन, आरबीआई का प्रोजेक्शन जो है वो इन्फ्लेशन का। ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 12.2 लाख करोड़ रहा है, $602 बिलियन, सिर्फ ये फर्स्ट 9 मंथ में, अप्रैल से दिसंबर तक। ठीक। और इंपोर्ट जो है 682 बिलियन टन, $682 बिलियन का रहा है। ठीक है। ट्रेड डेफिसिट कितना, $79.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो है और तो नहीं लगता मेरे को कुछ और इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुमुलेटिव एफडीआई, ये पीछे भी देखा था हम लोगों ने, $1 ट्रिलियन पार कर चुका है लास्ट 25 ईयर्स में। ठीक है। फिर ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट नॉट इम्पोर्टेंट, और कुछ है इसमें। हाँ, ये है मुंबई, एक वंदे भारत ट्रेन, 17 नए ट्रेन चलाई जाएंगी, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो दो है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फिर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1337 स्टेशन को जो है मॉडर्नाइज किया जा रहा है। ठीक है। फिर रेलवे में पीपीपी, भारतमाला परियोजना, 76% जो है भारतमाला किसके लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 6 जो है वो अवार्ड किए जा चुके हैं अभी तक। इसमें इंपॉर्टेंट एक ये चीज है, इंडिया का 7th रैंक है ग्लोबली सर्विस एक्सपोर्ट में। ठीक है। वो पीछे देखा था हमने 4.3% के साथ। फिर एक ये है कि सर्विस सेक्टर में इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया में सर्विस सेक्टर 55% है। ठीक है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर में था 16%। ठीक। फिर इंडियन रेलवेज में ग्रोथ हुआ है 8% पैसेंजर में, और 5.2% हुआ है फ्रेट में। ठीक। इसमें यही याद रखना, और कुछ भी नहीं। और एग्रीकल्चर जो है वो 5% एनुअली बढ़ा है, 2020 से 25 के बीच में ऑन एन एवरेज 5% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है। फिर एक लाइव स्टॉक के बारे में देख लिया। लाइव स्टॉक का शेयर जो है वो वो 24.3% था फाइनेंशियल 2015 में, एज अ टोटल एग्रीकल्चर के उसमें। अब ये बढ़ के 30.2% हो गया है 2023 में। ठीक है। फिर 7.75 करोड़ एक्टिव किसान क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं भारत में। 11 करोड़ किसानों को जो है बेनिफिट मिला है पीएम किसान स्कीम का। फिर एनर्जी ट्रांजिशन में ये है इंपॉर्टेंट, एनर्जी ट्रांजिशन में नवंबर 2024 में इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है वो कोल की जो है वो 46.2% है। ठीक। सोलर जो है 20.6% है। फिर विंड 10.5% है। ये है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जो है वो 22.8% है। ठीक है। यानी फॉसिल फ्यूल सोर्सेज करीब करीब 78% के आसपास है। ठीक है। इंडिया के पास जो है देखा 10% ग्लोबल कोल रिजर्व है, लेकिन सिर्फ 0.7% जो है वो ग्लोबल ये है नेचुरल गैस के रिजर्व। पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक लाया गया था, जिसमें टारगेट क्या था, 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन किया जाएगा बाय 2030। और इसमें 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट था, और 6 लाख जॉब्स का जो है वो जनरेशन करने वाला था ये। ठीक। एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है, ये हमने देखा था इनिशियली। हाउस होल्ड कंजम्पशन मतलब पर मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था रूरल में जो है ये 4247 रुपए, और अर्बन में 7078 रुपए। और गैप जो है वो रिड्यूस होकर 70% हो गया है। ठीक है। और उसके अलावा जो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये पूछा हुआ है। एक तो ये एज इट इज पूछा हुआ है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23.3% से बढ़कर 41.7% हो गया है ये 2023-24 में। बीपीएससी में 70th वाले में पूछा है ये। ठीक। एज इट इज। तो ठीक है, ये इसी के साथ जो है इकोनॉमी का भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करेंगे, उसके बाद एनवायरनमेंट का बच जाएगा। ठीक है। और ये जल्दी जल्दी हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इनिशियल में जो इंपॉर्टेंट था उसमें डिटेल में चर्चा करी थी हम लोगों ने। ठीक है। तो इस इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी यही सेम करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और जो ऐसे वन लाइनर फैक्ट होंगे उसको जल्दी जल्दी करके निपटा लेंगे जल्दी। हालांकि अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना है तो ये पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ जो है मैं वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ठीक है, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसको खत्म करते हैं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।